हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि भूमिका और उसकी टीम साथ में इंस्पेक्टर अब्बास वो सब वहाँ पर उस मेंटल हॉस्पिटल के तहखाने में आ जाते हैं जहाँ पर वह कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। अनिका उन लोगों के पास जाने या उन्हें टच करने से भूमिका को रोक लेती है, क्योंकि अनिका एक बात बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी कि अगर गलती से भी भूमिका पर उन लोगों ने हमला किया या फिर भूमिका उनके द्वारा घायल हो गई तो संक्रमण भूमिका की बॉडी में भी फैल सकता था। और अभी तक तो अनिका के पास इसके बारे में ना तो कोई मेडिसिन थी, ना ही इसका इस संक्रमण को तोड़ने का कोई एंटीडोज था, जिसके कारण कुछ ही घंटों के बाद भूमिका की मौत भी हो सकती थी। यह संक्रमण कितना भयानक है इसका पता तो खुद अनिका को भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर वह बस एक अनुमान लगाती है। अब अनिका इधर उधर अपनी नजर घुमा कर देखती है कि कहीं उसे कोई सुराग मिल जाए, क्योंकि अब तक अनिका और उसकी पूरी टीम को अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला था। और इसी वजह से कहीं न कहीं अनिका के चेहरे पे परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। लेकिन अनिका अपनी परेशानी को छुपाते हुए अब अपने काम पर लग जाती है, क्योंकि अब तक भूमिका भी अनिका के कहे अनुसार अब बड़े ही ध्यान से अपने काम को करने लग गई थी। एक तरफ से अनिका अपनी तैयारी में थी तो दूसरी तरफ से भूमिका भी अपनी तरफ से पूरी खोजबीन करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वही निखिल अब तक सारे कैमरों के एक्सेस को खुद ही संभाले हुए था, क्योंकि निखिल नहीं चाहता था कि उनके किसी भी एक जुग से उनकी पूरी भी टीम खतरे में आ जाए। कहीं न कहीं हो सकता है कोई भी ऐसा हैकर हो जो कि निखिल द्वारा रखे गए कैमरे के हैक को फिर से हटा दे। इसलिए निखिल अभी भी कैमरों के एक्सेस पे ही निगरानी किए हुए था और साथ ही साथ सेफ्टी पर भी। अनिका जब इधर उधर देख रही होती है तो वहाँ पर अनिका को एक सेफ्टी गाउन रखा हुआ नजर आता है। अब अनिका जल्दी से उसके पास जाती है। अब अनिका उस गाउन को देखती है तो अनिका समझ जाती है कि अब मुझे शायद इसको पहचानना चाहिए ताकि मैं इस संक्रमण से खुद को बचा सकूं, क्योंकि अनिका खुद एक डॉक्टर थी और एक डॉक्टर होने के नाते अनिका को अपनी सेफ्टी के बारे में सब कुछ पता था कि उसे कैसे क्या करना चाहिए। और किसी भी एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले सबसे पहले इंसान को अपनी बॉडी को ही कवर करना चाहिए। इसलिए अनिका अब उस सेफ्टी गाउन को उठाती है और वह वहीं पर ही एक साइड चली जाती है जहां पर कोई भी नहीं था। वहां पर एक साइड जाकर अनिका उस गाउन को अपने ऊपर से पहन लेती है, जिसे अभी तक शायद किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि यह गाउन अभी भी एक पॉलीथीन में रैप किया हुआ था, जिसका रेपर अभी तक फटा नहीं था, जिसे देखकर अनिका समझ जाती है कि यह एक फ्रेश पीस है जिसे शायद अभी तक किसी ने यूज नहीं किया था। अनिका अब जल्दी से उस सेफ्टी गाउन को पहनकर बाहर निकल आती है। कुछ ही मिनट के बाद अब अनिका बेसमेंट में वापस आई। इस टाइम अनिका की पूरी बॉडी कवर थी ताकि कोई भी संक्रमण अनिका की बॉडी या उसके कपड़े पर या उसके शूज पे, हाथों पे, उसकी पूरी ही बॉडी पे कहीं पे भी ना लगे। यह संक्रमण एक बहुत ही भयानक संक्रमण भी हो सकता था। इसके बाद अनिका उन लोगों के पास जाती है जहां पर वो सब लोग उनका ब्लड सैंपल लेते हैं, साथ ही वहां पर पड़े कुछ इंजेक्शन जिनमें से अभी भी कुछ लिक्विड बचा हुआ था। वहां पर उन इंजेक्शन के कुछ बोतलें पड़ी हुई थी जो अभी तक ना तो अच्छी तरह से डैमेज हो रखी थी, उनमें कहीं न कहीं कुछ फॉल्स लिक्विड में, उस वायरस लिक्विड में उसका वायरस की कुछ शीशियां पड़ी हुई थी। अब उनमें से वह लोग एक पॉलीथीन बैग निकालते हैं जिसमें अच्छे से उसको बिना किसी छेड़छाड़ के वह उस बैग में रख लेते हैं और उसको जिप लॉक कर देते हैं। इतने में ही वहीं पर एक बंदा आता है जो कि वहीं पर ही एक वहां पर बेसमेंट में जिसको किडनैप किया हुआ था
वह एकदम से आता है। वह आदमी और वह एकदम से अनिका के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह इंसान अनिका के ऊपर कोशिश करने की आता है, क्योंकि अनिका की सुनने की क्षमता बहुत ही अच्छी थी। हालांकि वह आदमी अनिका को पीछे से ही अटैक करने वाला था, इसलिए अनिका पहले से ही ऐसे भांप लेती है कि शायद उसके पीछे कोई है। तब तक वह आदमी अनिका के ऊपर अटैक करने वाला था। इससे पहले ही अनिका सावधान हो जाती है और अपनी सेफ्टी की पोजीशन में खड़ी हो गई। अभी वह उसके अटैक को रोक देती है। अनिका का अटैक इतना जल्दी था कि वह आदमी आगे से कुछ भी नहीं सोच पाया था। अनिका एक ही पल में उसे गिरा देती है, जिससे इस हमले से कहीं न कहीं अनिका का सेफ्टी गाउन भी थोड़ा सा फट गया था। लेकिन इससे पहले कि अनिका को वह आदमी कोई भी नुकसान पहुंचाता, अनिका ने उसके गर्दन पर एक ही उंगली से वार किया और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर गया था। उस आदमी को ऐसे एकदम से गिरने की आवाज सुनकर तभी के सारी टीम एकदम से हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह एकदम से आया कहां से, और उसको ऐसे एकदम से बेहोश होता हुआ देखकर कहीं न कहीं वहां पर इंस्पेक्टर विकास की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसे तो खुद समझ में नहीं आया था कि आखिर अनिका ने कैसे उस इंसान को एक ही बार में बेहोश कर दिया था। हालांकि यहाँ पर निखिल, भूमिका और इंस्पेक्टर अब्बास ये बात अच्छे से जानते थे कि अनिका के अंदर यह काबिलियत थी, क्योंकि इंस्पेक्टर अब्बास ने तो कहीं न कहीं अनिका की फाइट भी देखी थी, जो वो पहले जब उसने अनिका ऐसे किसी एक एक्सपेरिमेंट के लिए जब उसने फाइट की थी, जब वह मयूर को बचाने के लिए वहाँ पर गई थी, तो इंस्पेक्टर अब्बास ने वहाँ पर वह फाइट देखी थी। इसलिए इंस्पेक्टर अब्बास को तो यह पहले से ही पता था कि यह अनिका में एक योग्यता है, लेकिन वह कहीं न कहीं विकास की आंखें वहाँ पर फटी की फटी रह गई थी। उसके मुंह से यह सब देखकर अचानक से निकला, ओह माय गॉड, इतनी जल्दी। उसकी आवाज को सुनकर कहीं न कहीं इंस्पेक्टर अब्बास के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। तभी इंस्पेक्टर अब्बास इंस्पेक्टर विकास के पास आता है और कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा डिसीजन गलत नहीं है। अब तुमने भी कहीं न कहीं कुछ तो देख ही लिया है कि अनिका में कितनी एबिलिटी है, वह अपने काम को कितने अच्छे से और कितने सेफ्टी से करती है। कहीं न कहीं अब विकास को भी इंस्पेक्टर अब्बास की बात सही लगी थी, क्योंकि जितनी अच्छी और जितनी जल्दी से अनिका ने यह वार किया था, उतनी जल्दी से किसी का भी कर पाना यह नामुमकिन था। जैसे ही अनिका ने उस आदमी के ऊपर वार किया, वह बेहोश होकर वह तो गिर गया था, लेकिन वहीं पर बाकी के बंदे लोग जिन पर एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, वह जोर-जोर से अब चिल्लाने लगे थे। अब वह जोर-जोर से आवाजें करने लगे थे। अब वह अपनी बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे उन्हें बार-बार छटकने लगे और उन लोगों का शोर सुनकर और उनकी आंखें देखकर एक बार तो वहां खड़ी पूरी की पूरी टीम सभी का दिल दहल गया था। सब बंधे हुए लोग अपनी बेड़ियां खोलने के लिए उन बेड़ियों को अपने दांतों से काटने लगे थे। एक जानवर की तरह वे जल्द से जल्द इनमें से आजाद होना चाहते थे। अगर उनका बस चलता तो वे अभी के अभी यहाँ पर पूरी की पूरी टीम को मारकर खा जाते। उन लोगों की आंखों में ऐसे खून सवार हो रखा था, जैसे वह यहाँ पर रखी हुई किसी भी चीज को नहीं छोड़ने वाले थे। उनकी आंखों को देखते ही अगर एक नॉर्मल इंसान होता जो पहली बार इनको देखता, तो उनका शायद दिल ही निकलकर बाहर आ जाता। वो इतनी फोर्स से अपनी बेड़ियों को जिस जेल में उनको बंद किया हुआ था, उस जेल के रस्सियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह लोहे के थे, इसलिए कहीं न कहीं वह अभी तक अंदर ही थे। लेकिन उनका प्रयास निरंतर जारी था। वह हर हाल में उन बेड़ियों को तोड़कर वह उस जेल को तोड़कर बाहर आना चाहते थे, ताकि वह जल्द से जल्द इन सबका सफाया कर सके। उनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था, उनके अंदर एक जानवरों वाली पूरी ताकत आ चुकी थी, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी यह एक्सपेरिमेंट हो चुका था। उन बेड़ियों को अपने दांतों से काटने के लिए उनका इतना ज्यादा था कि एक झटके के साथ वह सभी उनको हिला पा रहे थे। वहीं जमीन में ही मानो जब वह उन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और जब वह पैरों को बार-बार एक ही जोर से जमीन पर मार रहे थे, तो
ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि जमीन में भूकंप आ रहा हो। सभी इस नजारों को देखकर एकदम से तो भौचक्के ही रह गए थे। इतने में सभी के कानों में एकदम से पीछे से आवाज आई। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि अनिका की ही थी, क्योंकि अनिका ने यहाँ पर पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि यह वायरस कितना खतरनाक है। इन पर जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वह कितना ही खतरनाक है। आज तक यह एक्सपेरिमेंट किसी पर भी नहीं किया गया था। यह कोई पहला ही वायरस था जिसने शायद इंसानों को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि शायद एक पल के लिए तो जानवर भी उनसे मुकाबला न कर पाए। यह सब देखते हुए सभी ने अनिका ने जल्दी से पुकारा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। यह भेड़िया इन्हें ज्यादा टाइम तक नहीं रोक सकती। तभी अनिका की बात पर कहीं न कहीं इंस्पेक्टर अब्बास भी सहमत होते हैं। भूमिका कहती है, लेकिन अनिका, हमारे पास क्या पता फिर हमें यह दोबारा से यह मौका न मिले। क्या पता हम दोबारा यहाँ पर फिर से न आ पाए। इसलिए अगर हम अभी और भी ज्यादा सबूत इकट्ठा कर सकते हैं तो शायद हमें वह करना चाहिए। भूमिका की बात सुनकर अनिका फिर से कहती है, भूमिका, अगर हमारी जिंदगी रही तो हम अपनी जिंदगी में दोबारा भी यहाँ पर आ सकते हैं अगर हम चाहेंगे तो। लेकिन अगर आज हमारी जिंदगी ही हमारे साथ नहीं रहेगी तो फिर हम क्या करेंगे और क्या ही आएंगे और कैसे इस केस को सॉल्व करेंगे। कहीं न कहीं अब निखिल भी अनिका की बात से सहमत होता है और उसके बाकी के टीम वाले भी कहीं न कहीं यह नजारा देखकर अब अनिका की बात से सहमत होते हैं। इसलिए अब अनिका भूमिका को कहती है, भूमिका, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है जिस दम से यह इन बेड़ियों को काटने या यहाँ से निकलकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जल्दी ही यह इन बेड़ियों को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो हालत होगी वह मैं खुद भी इमेजिन नहीं कर सकती। अगर एक बार यह सब लोग यहाँ से आजाद हो गए तो हमारा यहाँ पर मिलना भी नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो यहाँ पर नामो निशान भी नहीं रहेगा। कहीं न कहीं अनिका की बात सुनकर अब तुरंत ही उस जगह से निकलने के लिए भूमिका हाँ भर देती है। अब तक उसके हाथ में जितने भी सैंपल आए थे, जितने भी सबूत उन लोगों के हाथ लगे थे, वह उनको जल्दी से अपने अपने एक पॉलीथीन बैग में रखते हैं और जल्दी से उनको अपने अपने बैग में डालकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। भूमिका अपनी टीम के साथ जल्दी ही निकल गई थी। इंस्पेक्टर अब्बास, इंस्पेक्टर विकास सभी निकल चुके थे। अब निखिल भी वहां पर कुछ टाइम के लिए निकलता है, यह सब कह के कि आप लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। उससे पहले उन्हें हैक किए हुए कमरा को वापस से नॉर्मल करना चाहता था, लेकिन अनिका और निखिल अभी तक वहीं पर भी। तभी अनिका के निंजा नजर वहीं पर पड़े कुछ और सामान पर जाती है। उस सामान को देखकर अनिका को लगता है कि यह भी कहीं न कहीं अनिका के काम आ ही सकता है। हो सकता है कि यह कहीं न कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले आदमी का ही हो, क्योंकि वहाँ पर कुछ सिगार फूके गए थे और उसके टुकड़े कहीं न कहीं अनिका को पड़े हुए दिख रहे थे। साथ ही साथ क्योंकि धूल जमी होने के कारण वहाँ पर कुछ पैरों के निशान भी थे। अनिका अब जल्दी से अपने फोन को निकालती है और जल्दी से उसके अपने कैमरे से उन निशानों को कैप्चर कर लेती है। वह जल्दी से अब निखिल को भी कहती है, निखिल, हमें अब जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। कहीं न कहीं निखिल का भी अब काम कंप्लीट हो चुका था। निखिल ने वापस से कैमरों को एक से छोड़ दिया था और वह जल्दी से अब वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वह सब अपनी अपनी गाड़ियों के पास गए थे। कुछ ही देर के बाद सभी अपनी अपनी गाड़ियों के पास मौजूद थे। बाहर आने के बाद सभी ने एक चैन की सांस ली। तभी भूमिका ने कहा, यह सब क्या था? इन लोगों की ताकत किसी भी आम इंसान से तो कई गुना ज्यादा थी। मैंने तो ऐसे इंसान पहली बार देखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगली हाथी बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। भूमिका की बातों का जवाब देते हुए अब अनिका पहले तो कुछ देर चुप होती है, लेकिन अब भूमिका के इतने सारे सवालों को सुनकर अब अनिका कहती है, भूमिका, तुम्हें क्या लगता है कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा?
अनिका की इस बात को सुनकर अब कहीं न कहीं भूमिका भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। वह सोचने लग जाती है कि आखिर अनिका ने यह सवाल क्यों पूछा। काफी सोचने के बाद भी जब भूमिका को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर अनिका उससे पूछना क्या चाहती है, तब भूमिका जवाब देती है, अनिका, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। भूमिका की इस बात को सुनकर अनिका कहती है, हमारा सबसे बड़ा दोस्त और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा दिमाग ही होता है, और एक हमारा दिमाग ही होता है, या तो वह हमें हमारी जीत हासिल करा देता है या फिर हमारा दुश्मन होता है, जिससे हम बुरे कार्यों में लग जाते हैं, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती। हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसलिए हमारा दिमाग हमारा दुश्मन होता है। और इन लोगों को, जिन लोगों को तुमने आज देखा है, इनके जीन को चेंज किया गया है। इनको एक ऐसा ड्रग दिया गया है जिन्होंने इनके इंसानी जीन्स को खत्म करके इनके अंदर जानवरों के जीन्स को पैदा कर दिया है। इससे यह लोग अपने दिमागी हालत को खो चुके हैं और अब इसके दिमाग में यह जानवरों की तरह सोच रहे हैं। अब इनके अंदर से इंसानी दिमाग की तरह सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है, जिसके कारण इनका दिमाग इनके बॉडी को उतनी ही ताकत प्रोवाइड कर रहा है जितनी आमतौर पर एक जंगली जानवर में होती है। इसलिए यह ऐसे जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं या व्यवहार कर रहे हैं। अनिका की इस बात को सुनकर भूमिका कुछ पल के लिए तो हैरान हो जाती है। भूमिका के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके थे, जिसके आंसर कहीं न कहीं भूमिका लेना चाहती थी। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन को देखते हुए अब भूमिका थोड़ी देर और चुप रहती है। अब अनिका को चुप देखकर अब अनिका फिर से बोलना शुरू करती है, लगता है हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ आज हमारा जितना काम होना था वह हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर और रुकने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अब ना तो हम दोबारा जा सकते हैं, वैसे भी उन लोगों का आक्रोश तो हमने देख ही लिया था कि वह कैसे हम लोगों को मारने के लिए बेताब खड़े थे। इसलिए अभी यहाँ से हमें निकलना ही होगा और हम अपनी बाकी की सारी बातें, आगे हमें क्या करना है, हमें जो भी डिसीजन लेना है, जो नहीं लेना है, वह सब अब हमें वापस चल के अपने स्पेशल डिपार्टमेंट में जाकर ही करेंगे। अनिका की यह बात सुनकर कहीं न कहीं सब उसकी बात से सहमत होते हैं। वह सब अपनी अपनी गाड़ियों से, जैसे वह पहले आए थे वैसे ही बैठकर वह वापस से सीक्रेट अंडरग्राउंड के लिए रवाना हो जाते हैं। अनिका अपनी गाड़ी यहाँ पर खुद ड्राइव कर रही थी। जब अनिका अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रही थी तो उसके नंबर पर बार-बार रोहित का नंबर फ्लैश हो रहा था। हालांकि अनिका भी अब समझ जाती है कि आखिर रोहित उसको बार-बार कॉल क्यों कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अनिका रोहित को कोई भी जवाब न देते हुए अपनी उंगलियों को अपनी स्टीयरिंग पर ही संभालते हुए अपनी गाड़ी को चलाते हुए चली जाती है। और थोड़ी ही देर के बाद वह सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुँच चुके थे। यहाँ दूसरी तरफ से रोहित भी अब तक अपने ऑफिस में जा चुका था, लेकिन आज रोहित का मन अपने ऑफिस के कामों में न लगकर सिर्फ और सिर्फ अनिका के ऊपर ही था, क्योंकि कहीं न कहीं अब रोहित यह जान गया था कि आज जो कुछ भी वहाँ पर उस होटल में हुआ है उसका पता नहीं अनिका के ऊपर क्या ही इफेक्ट हुआ होगा। अब रोहित कहीं न कहीं अपने आप को कोसता है। रोहित को अब यह आभास होता है अनिका पहले से ही कल से कितनी इमोशनल थी और आज कुछ ऐसा हो गया कि अब तो पता नहीं उसका इमोशनल लेवल क्या ही होगा। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि अनिका इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर लेती थी। वह अपने आप को संभालना अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन रोहित अनिका के हर इमोशंस में, उसके हर एक इमोशंस के पड़ाव में, उसके दुख में, उसके सुख में हमेशा उसके साथ खड़ा रहना चाहता था। लेकिन आज अनिका जिस पड़ाव से गुजर रही थी, कहीं न कहीं वह साथ तो रहना चाहता था, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने कहीं न कहीं अनिका को और भी परेशान कर दिया था। पता नहीं अब अनिका क्या करेगी। इसी उधेड़-बुन में अब वह इधर से उधर अपने ऑफिस के चक्कर लगाता जा रहा था, लेकिन
उसको कोई भी सुझाव नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ से अनिका भी रोहित के ना तो किसी कॉल का जवाब दे रही थी और ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रही थी, जो रोहित के लिए यहाँ पर एक एक पल एक एक साल के बराबर लग रहा था, क्योंकि रोहित बस यही चाह रहा था कि जल्दी या तो अनिका उसके फोन या मैसेज का रिप्लाई दे दे या वह जल्दी से जल्दी रोहित से मिले, क्योंकि अब रोहित से एक एक पल यहाँ पर गुजारना काफी मुश्किल हो रहा था। रोहित यहाँ इसी उधेड़-बुन में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। तभी रोहित के फोन पर एक कॉल आता है। रोहित बड़ी ही उम्मीद के साथ उस फोन को देखता है। रोहित के मन ही मन सोच रहा था कि लगता है शायद अनिका ने ही कॉल किया है, लेकिन जैसे ही वह अपने फोन के स्क्रीन पर देखता है तो रोहित का चेहरा जैसे अभी एक पल के लिए खिल गया था, वह फिर से मुरझा जाता है, क्योंकि यह कॉल अनिका का न होकर बल्कि अब्दुल्ला का था। अब्दुल के फोन को न चाहते हुए भी अब उसका फोन उठा लेता है, क्योंकि रोहित तो यहाँ पर यह सोच लिया था कि हो सकता है शायद अनिका ने ही उसे फोन किया है, क्योंकि अभी तक तो रोहित बस अनिका के ही फोन का वेट कर रहा था। लेकिन अब्दुल के कॉल को उठाते हुए अब रोहित कहता है, हाँ अब्दुल्ला बोलो। दूसरी साइड से अब्दुल बोलता है, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? तभी अब्दुल्ला कहता है, तभी रोहित कहता है, मैं ठीक हूँ। अब्दुल्ला अब आप बताओ, क्या बच्चे सही तरह से पहुँच गए हैं? क्या तुम लोगों को यहाँ जाने से कोई परेशानी तो नहीं हुई? रोहित की यह बात सुनकर अब उधर से अब्दुल्ला कहता है, नहीं सर, हम बिल्कुल ठीक चले गए हैं और तीनों ही बच्चे अब सेफ जगह पर अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। अब रोहित कहता है, ओके अब्दुल, क्या कोई अपडेट है? तभी अब अब्दुल्ला कहता है, जी सर, मैं सोच रहा था कि अब हमारी यहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ही लोगों को छोड़कर मैं अब वहाँ पर वापस आ सकता हूँ। अब रोहित एक पल के लिए तो कुछ सोचता है, लेकिन अब रोहित चाहता था कि इस बारे में अनिका को भी अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए रोहित अब्दुल्ला को कहता है, ओके अब्दुल्ला, जहाँ तक मुझे लगता है तुम इस बारे में एक बार अनिका से बात कर लो। अगर अनिका इस बारे में जो भी कहेगी तुम वही करना। ऐसा कहते ही अब रोहित इधर से अपने फोन को एक जेंटलमैन की तरह डिस्कनेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ अब्दुल्ला भी समझ जाता है कि रोहित ने तो मुझे ढंग से इस बारे में बात नहीं बताई, इसलिए लगता है मुझे अब मैडम से ही बात करनी पड़ेगी। अब तक अनिका भी अपनी टीम के साथ स्पेशल डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी। वह जैसे ही वहां पर भूमिका और निखिल के साथ उनके केबिन में पहुंचने ही वाली थी, तभी एकदम से अनिका का फोन रिंग होता है। जब अनिका देखती है कि फोन अब्दुल्ला का है, तो अब अनिका बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से भूमिका के केबिन से निकल जाती है। भूमिका और निखिल भी एक पल के लिए तो हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा किसका फोन है जो अनिका एक पल में ही बिना कुछ कहे यहाँ से निकल गई है। लेकिन अब वह एक दूसरे के चेहरे की तरफ ही देख रहे थे। तब तक अनिका बाहर निकल के अपना जल्दी से फोन उठाती है। अनिका फोन उठाकर कहती है, हाँ अब्दुल्ला बोलो। तब सभी अब्दुल्ला कहता है, मैडम, बच्चे अपनी जगह पर सही सलामत से पहुंच चुके हैं। मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर सब कुछ अरेंज कर दिया है। अब अनिका कहती है, ओके अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। तुमने इतने शॉर्ट टाइम में, इतने शॉर्ट पीरियड में इतना सब कुछ किया, उसके लिए बहुत ही थैंक यू। उधर से अब अब्दुल्ला कहता है, जी मैडम, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, आखिर ये हमारे भी तो बच्चे हैं। तभी अब्दुल्ला की बात सुनकर अब अनिका कहती है, ओके अब्दुल्ला, क्या कोई और भी अपडेट है क्या? अब्दुल्ला कहता है, जी मैडम, मुझे आपसे कुछ पूछना था। अब अनिका कहती है, ओके पूछो अब्दुल्ला, आपको क्या पूछना था? तभी अब्दुल्ला कहता है, मुझे लगता है अब हमारी पूरी ही टीम को यहाँ पर जरूरत नहीं है। तभी अनिका कहती है, ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो। अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ पर अब तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, तो तुम इतना जरूर कर सकते हो कि अपनी आधी टीम को वही बच्चों के केयर के लिए छोड़कर बाकी के टीम के साथ वापस लौट आओ। अब अनिका फिर से अब्दुल्ला को हिदायत देते हुए आगे कहती है,
लेकिन अपने सबसे बेहतर आदमियों को ही वहाँ पर छोड़कर आना, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी में मैं किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। बच्चे अभी छोटे हैं, वह शायद अपने आप को इतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो तुम्हारी टीम में जो सबसे ज्यादा ही विश्वसनीय लोग हैं, उन्हीं लोगों को बस वहाँ पर छोड़ना। अनिका की यह बात सुनकर अब्दुल्ला कहता है, जी मैडम। अब इधर से अनिका भी फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और वह वापस से अब भूमिका और निखिल के केबिन में चली जाती है। इधर बच्चे एक रूम में ही थे। बच्चों में रिया एक स्टडी टेबल पर बैठी हुई थी। रिया के हाथ में उसका एक टेबलेट था, जिसमें वह अपने मारवा हाउस में ही बहुत सारी तस्वीरें पहले से ही अपलोड करके लेकर आई थी, ताकि जब भी अनिका को अपने मॉम को और डैड की अपने फैमिली की याद आए तो वह उन्हें देख सके। टेबल के ऊपर वह अपने टेबलेट को रखकर उसमें अब तक की संजोई गई सारी की यादों को देख रही थी। अब तक वह अपने टेबल पर बहुत सारी तस्वीरें देख चुकी थी। रिया को न जाने कितना ही टाइम हो गया था यह सब देखते हुए, लेकिन कहीं न कहीं हालांकि रिया की आंखों में तो पेन होने लग गया था, लेकिन रिया अपनी आंखों को रब करते हुए, लेकिन रिया का मन अब भी यही चाह रहा था कि वह इन पलों को ऐसे ही देखती रहे, वह इन तस्वीरों को ऐसे ही देखते रहे, क्योंकि कहीं न कहीं रिया यहाँ के आने के बाद यहाँ पर अपने मॉम और डैड को सबसे ज्यादा याद कर रही थी। इन तस्वीरों में घूम फिर कर रिया सबसे ज्यादा उन तस्वीरों को देख रही थी जिनमें इनकी पूरी फैमिली, जहाँ पर रोहित, अनिका और यह तीनों बच्चे ही एक साथ एंजॉय कर रहे थे। रिया इन तस्वीरों को देख कर तभी तो वह मुस्कुरा देती है, तो कभी वह जोर जोर से हंस पड़ती है, कभी उनकी आंखों में पानी आ जाता। अब इन्हीं सब तस्वीरों को देखते हुए वह अब आर्यन और एलेक्जेंडर को भी कुछ न कुछ कह कर छेड़ती है और दोबारा से फिर इन्हीं तस्वीरों को आगे देखने लग जाती है। इधर आर्यन भी कहीं अपने ही किताबों में खोया हुआ था। वहीं पर उस रूम में एक लाइब्रेरी बनी हुई थी। आर्यन भी वहां पर जाकर उस लाइब्रेरी में कभी कोई निकालकर कभी कोई किताब निकालता तो कभी किसी दूसरी किताब को निकालता। हालांकि आर्यन यहाँ पर किसी भी किताब को पढ़ नहीं रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वह अपनी बेचैनी को इन किताबों में लगकर छुपा रहा था। कहीं न कहीं आर्यन को भी यहाँ पर अपने पेरेंट्स की यानी कि मारवा परिवार की बहुत ही याद आ रही थी, लेकिन यहाँ पर वो सब किससे कहता, क्योंकि आर्यन ने देखा था कि रिया खुद ऐसे ही अपने आप को बचा रही है इन यादों से। इसलिए रिया भी बस इन यादों में ही खोई हुई है। इसलिए आर्यन भी अब रिया का साथ न बैठकर वह अपनी किताबों में गुम हो जाता है। वह किसी भी किताब को नहीं पढ़ता, बस वह सभी को ऐसे ही चेक करता रहता है जैसे उन किताबों में उसे कुछ मिल जाएगा। आर्यन बस पीछे काफी समय से ऐसा ही कर रहा था। वह एक किताब को निकालता, उसके सारे पन्नों को देखता और उसके बाद से फिर से उसको वापस से उस रैक में लगा देता। फिर से वह एक दूसरे रैक में किसी दूसरी किताब को निकालता। ऐसे ही करते करते आर्यन को बहुत ही समय हो चुका था। इधर एलेक्जेंडर यहाँ पर इन दोनों के बीच विपरीत एक सोफे पर बैठकर इन दोनों को ही बड़े ध्यान से देख रहा था। कभी वह कुछ सोचने लग जाता तो कभी वह अपने दोनों भाई बहन को बीच बीच में कुछ भी बोलने पर उसके बात का सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब दे देता। लेकिन अब काफी देर बीत चुकी थी। वह अपने दोनों भाई बहनों को पिछले कई घंटों से एक ही तरह के काम में मशगूल देखकर अब लगभग चिढ़ने सा लगता है और अब वो चिढ़ाते हुए आर्यन से कहता है, आर्यन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ही ऐसे इन किताबों के साथ क्या कर रहे हो? ना तो तुम इनमें कुछ पढ़ रहे हो और ना ही तुम इनमें कुछ देख रहे हो, बस तुम पन्नों को ऐसे ही पलट रहे हो, फिर इनको रख दे रहे हो, फिर दूसरी किताब निकाल रहे हो। आर्यन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसा पागलों वाला बिहेव क्यों कर रहे हो? एलेक्जेंडर की बात सुनकर आर्यन एकदम से अस्तंभ रह जाता है और वह अपने हाथ में पकड़ी हुई एक किताब को लेकर, जो कि अब एलेक्जेंडर की तरफ मुड़कर खड़ा हो जाता है, फिर उसे लगातार ऐसे ही देखता रहता है जैसे वह उसे घूर रहा हो।
वह एलेक्जेंडर को वैसे ही घूरते हुए कुछ सोच रहा था कि एलेक्जेंडर इस तरह बात क्यों कर रहा है। वह एलेक्जेंडर को इस बात का क्या जवाब दे जो अभी-अभी एलेक्जेंडर ने उनसे पूछा है, और क्या जवाब नहीं दे। आर्यन भी आज इसी उधेड़-बुन में था। हालांकि आर्यन के पास हमेशा ही एलेक्जेंडर की हर एक बात का जवाब होता था, लेकिन आज कहीं न कहीं आर्यन के पास एलेक्जेंडर के किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं था। यहाँ पर आर्यन अपने किसी भी इमोशंस को शो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं आर्यन भी अनिका के ऊपर ही गया हुआ था। अब आर्यन को ऐसे अपनी तरफ घूरते हुए देखकर अब एलेक्जेंडर फिर से रिया की तरफ घूम जाता है और अब रिया से कहता है, रिया, तुम भी कोई समझदारी वाला काम तो नहीं कर रही हो? रिया, मैं कितने समय से देख रहा हूँ, बस तुम अपने टेबलेट में ही घुसी हुई हो। इसके अलावा तुम कोई भी काम नहीं कर रही हो। मुझे बस तुम एक बात बताओ कि तुम इन फोटो को बार-बार ऐसे प्ले करके देख रहे हो, तुम इन वीडियोज को देख रही हो। मुझे एक बात बताओ, क्या इनमें से मॉम डैड तुम्हारे सामने आ जाएंगे? लो बेटा, हम यहाँ पर आ गए। ऐसे इन्हीं तस्वीरों में घुसने का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? एलेक्जेंडर की यह बात सुनकर अब रिया भी अपनी जगह पर बैठे ही एलेक्जेंडर के चेहरे की तरफ घूर-घूर कर देखती है। रिया एलेक्जेंडर की बात का जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसका ध्यान अब एलेक्जेंडर के चेहरे पर ही जाता है, जिसकी वजह से वो समझ जाती है कि इस वक्त कहीं न कहीं एलेक्जेंडर आर्यन और रिया दोनों से ही इरिटेट हो रहा है। उसके चेहरे के हाव-भाव बदले हुए, वही कुछ चढ़ी हुई थी और उसका माथा कुछ सिकुड़ा हुआ नजर आ रहा था। रिया अब यहाँ पर समझ जाती है कि इस वक्त उसके कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह कुछ भी बोलने ही कहीं-कहीं अपने शब्दों को अपने मुंह में ही रख लेती है और सोचने लग जाती है कि वह एलेक्जेंडर से ऐसा क्या कहे। अब रिया भी एलेक्जेंडर को बिना कुछ कहे ही अब वह आर्यन की तरफ देखने लग जाता है। अब आर्यन और रिया दोनों ही एलेक्जेंडर को घूर-घूर कर देख रहे थे। एक पल के लिए अब आर्यन भी, जब रिया आर्यन की तरफ देखती है तो आर्यन भी अब रिया की तरफ देखता है और अपनी पलकें झपकाता है। इसके बाद अब वो अपनी किताबों को उधर वापस अपनी जगह पर रख देता है और एलेक्जेंडर के पास चला आता है और फिर एलेक्जेंडर से कहता है, एलेक्जेंडर, हम दोनों ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस हम अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें मॉम और डैड की बहुत ही याद आ रही है और इसीलिए अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्या करें और क्या नहीं करें। इसलिए हम ऐसे ही उल्टी सीधी चीजों में लगे हुए हैं। मैं ऐसे किताबों को एक बार उठा रहा हूँ और एक बार रख रहा हूँ, इससे मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ रिया भी पिक्चरों को बार-बार आगे पीछे करके, वीडियोज को प्ले करके अपने माइंड को ही डाइवर्ट कर रही है और कुछ भी नहीं, क्योंकि जो तुम आज यहाँ पर फील कर रहे हो, कहीं न कहीं हम भी वही फील कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी मॉम और डैड की बहुत याद आ रही है। और कुछ भी नहीं, हम दोनों कोई पागल नहीं है। हमारा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम आज ही यहाँ पर पहुँचे हैं। ना तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे वहाँ की बहुत याद आ रही है। पता नहीं मॉम ने खाना खाया होगा या नहीं, पता नहीं डैड ऑफिस गए हैं या नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है वह भी हम तीनों को बहुत याद कर रहे होंगे। आर्यन भी यह बातें सुनकर कहीं न कहीं रिया की आंखों में से पानी आ जाता है। अब रिया भी एकदम से रोने की होती है। तभी आर्यन झट से रिया की तरफ भाग कर जाता है। वह रिया को एकदम से हग कर लेता है। वह रिया के सर को अपने कंधे पर रखता है और दूसरी तरफ से एलेक्जेंडर की तरफ ही अपना हाथ बढ़ा देता है। आर्यन को ऐसे बड़ों वाला बर्ताव करते हुए देखकर, हालांकि यह एलेक्जेंडर भी काफी इमोशनल हो चुका था, लेकिन आज तक सिर्फ एलेक्जेंडर ही उन दोनों को अपना बड़ा भाई मानते हुए आ रहा था। इसलिए एलेक्जेंडर खुद वहां जाकर आर्यन के हाथ में अब अपने हाथ को ना सौंपकर अब अपने दोनों हाथ खोल देता है और वह रिया और एलेक्जेंडर दोनों को ही अपने सीने से लगा लेता है।
यहाँ पर वह अपने एक बड़े भाई का कर्तव्य अच्छी तरह से निभा रहा था। हालांकि यहाँ पर अलेक्जेंडर को भी अपने मॉम और डैड की बहुत ही याद आ रही थी। भले ही अलेक्जेंडर रिया और आर्यन से कम ही अपने मॉम डैड के पास रहा था, लेकिन कहीं न कहीं अब वह भी उनको बहुत ही ज्यादा मिस करने लगा था। इन पिछले कुछ सालों में उसकी भी अब रोहित और अनिका के साथ कुछ ज्यादा ही बॉन्डिंग हो गई थी। अब वे तीनों आपस में ही ऐसे गले लगकर एकदम से जोर-जोर से रोने लग जाते हैं। पिछले बार भी जब तीनों ही बच्चे यहाँ पर अकेले आए थे, तो तभी भी उनके लिए यह टाइम सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपने आप को जैसे-जैसे समय बीतता गया, उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था। लेकिन जैसे ही सडनली रोहित ने अचानक से उनको दिल्ली बुलाया, तो उनके मन में एक खौफ आ गई थी कि शायद अब मॉम डैड उन्हें अपने पास ही रखेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी अब वहां से वापस इसी जगह पर आ जाएंगे। इन लोगों के साथ अचानक से यह क्या हुआ, वे लोग कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे। हालांकि अनिका और रोहित के सामने अब भी बार-बार बच्चे ज्यादा वीक नहीं पड़े, क्योंकि कहीं न कहीं वह अपने पेरेंट्स के सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनने की या बनाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर तक वह ऐसे ही एक तीनों आपस में एक दूसरे के गले रखकर खड़े थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद अब वो जाकर एक बेड पर जाकर बैठ जाते हैं। अब वो तीनों ही कुछ सोचने लग जाते हैं और अब तो रिया कहती है, चलो अब मुझे पता है तुम दोनों को भी मॉम और डैड की बहुत ही याद आ रही है, इसलिए तुम आओ मेरे साथ। हम ऐसे ही कुछ पिक्चर्स देखते हैं और कहीं न कहीं इन्हें अपने कहीं न कहीं जहां हमें मॉम और डैड की याद आ रही है, इसमें हो सकता है कि हमें वह याद कम आए। अब अलेक्जेंडर और आर्यन भी रिया का इन सब में साथ देते हुए अब तीनों ही अब उनके टैबलेट में जो पिक्चर्स रिया ने पहले से स्टोर की हुई थी उनको देखने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिका अपनी पूरी टीम के साथ वापस से स्पेशल डिपार्टमेंट आ गई थी। स्पेशल डिपार्टमेंट में आने के बाद अनिका के फोन पर अब्बास का कॉल आता है। अब्बास से कॉल करने के बाद अब अनिका उस कॉल को डिस्कनेक्ट करके अब वापस से वह भूमिका के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही अनिका भूमिका के केबिन तक पहुंचती है, तो अनिका को देखती है कि अब भूमिका का चेहरा बहुत ही मुरझाया हुआ सा लग रहा था। भूमिका किसी गिल्ट में नजर आ रही थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि आखिर भूमिका का ऐसी हालत क्यों हो रखी थी। लेकिन अब अनिका अपने कदम भूमिका की तरफ बढ़ाती है और भूमिका से कहती है, भूमिका क्या हुआ, तुम इतना भी अपसेट क्यों हो रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फ्लैशबैक। अब अनिका के कहने के बाद सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से चले गए थे। तो अब के बाद अनिका की गाड़ी में भूमिका और निखिल के अलावा अनिका की गाड़ी में इंस्पेक्टर अब्बास भी मौजूद थे। इन बाकी को छोड़कर बाकी के बच्चे भी, जैसे कि अर्जुन सिंह, छठी इंद्री और बाकी के कुछ कांस्टेबल, वह सब पीछे की ही दो गाड़ियों में आ रहे थे। अब अनिका की गाड़ी एक ऐसे ब्रिज को पार कर रही थी जिसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि नीचे देखने पर यह एक खाई जैसा प्रतीत हो रहा था। अभी अनिका की गाड़ी उस ब्रिज को पार भी नहीं कर पाई थी कि तभी अनिका के टायर फटने की आवाज आ गई। अनिका ने एकदम से अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाया। अचानक ही टायर फटने की वजह से अनिका की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और अनिका की गाड़ी ओवर कंट्रोल हो गई थी। अनिका से अब ब्रेक भी नहीं लग रहा था। यह तो अच्छा हुआ था कि इस टाइम गाड़ी अनिका ड्राइव कर रही थी, जिसके कारण अनिका ने तुरंत ही गाड़ी को अपने कंट्रोल में कर लिया था, क्योंकि ड्राइविंग करना कोई अनिका से ही सीखे। यहाँ पर अनिका की ड्राइविंग बहुत ही अच्छी थी। जैसे ही अनिका, भूमिका और सभी लोग उस गाड़ी से नीचे उतरे, वह अभी बस गाड़ी के टायर को ही देख रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने एकदम से गोली चला दी। इस गोली का निशाना कोई और नहीं बल्कि भूमिका ही थी। लेकिन अनिका के सुनने की ताकत ज्यादा होने के कारण अनिका को इसका आभास पहले से ही हो गया था, क्योंकि अब अनिका की सुनने की क्षमता इतनी ज्यादा थी कि वह हर एक मोमेंट को दूर दूर तक, यानी कि काफी किलोमीटर तक आसानी से सुन पाती थी।
चाहे कितनी भी स्लो आवाज क्यों न हो, जिसके कारण अनिका ने भूमिका को एकदम से साइड में हटा लिया था, जिससे भूमिका को तो उस गोली से बच गई थी, लेकिन कहीं न कहीं वह गोली अनिका के बाजू पर आकर लग गई थी। जैसे ही अनिका के बाजू पर वह गोली लगी, उस गोली के लगने से एकदम से अनिका के हाथ से वह प्लास्टिक का बैग छूट गया था, जिस बैग में उन लोगों ने ब्लड सैंपल रखा था, जो कि वह मेंटल हॉस्पिटल से कलेक्ट कर लेकर आए थे। वह अब अनिका से ही हाथ से वह पैकेट छूटकर वह नीचे ब्रिज के नीचे जाकर गिर गया था। जब तक अनिका संभल पाती या उस बैग को पकड़ने की कोशिश करती, तब तक वह प्लास्टिक बैग नीचे जाकर गिर चुका था। इतने में भूमिका और निखिल भी एकदम से संभल जाते हैं और उन्हें देखते हुए कि बाकी सभी के सभी अपनी गाड़ियों से उतरते हैं और वह भी संभलते हैं। सामने वाले की अभी जो यहाँ से गोली चली थी, उस गोली का जवाब देते हुए अब्बास और उसकी टीम ने भी फायरिंग करना शुरू कर दिया था। हालांकि उन लोगों को पता था कि यह गोली कहीं न कहीं पीछे से ही आई थी, लेकिन जैसे ही अब वो लोग इस फायरिंग का जवाब देने लगे, तो कुछ देर के बाद वहाँ पर दोनों ही तरफ से गोलियों की धू-धू की आवाज आ रही थी। लेकिन यहाँ पर ज्यादा नुकसान अनिका की टीम में से किसी को भी नहीं हुआ था। दोनों ही तरफ से बार-बार गोलियों की आवाजें हो रही थी। कभी इस साइड से गोलियां गूंज रही थी, तो कभी उस साइड से। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर दोनों ही टीमों के बीच में एक जंग सी शुरू हो गई है। काफी देर तक जब यह फायरिंग चलती रही, कहीं न कहीं अब उन गुंडों के पास जो गोलियां थी, वह भी कम पड़ने लगी थी। अब उन गुंडों को लगा कि वह इन सब से जीत नहीं सकते, तो वह भी वहां से भागने के लिए सोचते हैं। जैसे ही अब उन्हें लगता है कि अब शायद वह अभी इन भूमिका की टीम या अनिका की टीम उन्हें पकड़ लेगी, तो उससे पहले ही वह यहाँ से भाग निकलना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से भागने के लिए निकलते हैं, तभी भूमिका की एक गोली एक गुंडे के पैर पर जाकर लगी, जिसके कारण अब वह गुंडा वहीं पर नीचे जमीन पर जा गिरा। जैसे ही वह गुंडा वहाँ पर जमीन पर गिरा, तो उसने अपने बाकी के साथियों को आवाज लगाई, वो भी सहायता के लिए। लेकिन वह वहाँ पर सहायता चिल्लाए जा रहा था। लेकिन उसके साथियों ने जब उनको देखा कि वहाँ पर उनका एक साथी पीछे छूट गया है, तो उन्होंने उसकी तरफ ना देखकर उन्हें आगे ही भागना सही समझा, क्योंकि वह यह अच्छी तरह से समझ चुके थे कि अभी शायद अपने ही साथी को बचा पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर वह इसको बचाने के चक्कर में यहीं रुके रहे, तो शायद हो सकता है कि वह यहाँ पर अपनी भी जान को दांव पर न लगा दे। इसलिए वह लोग अभी पीछे न देखते हुए सिर्फ आगे की तरफ भाग जाते हैं। वह भाग जाने में वह सब कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह जो आदमी जो वह गुंडा था, जो अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था, वो भी गोली लगने की वजह से अब वह चलने के काबिल नहीं था। इसलिए अब अर्जुन सिंह अब आगे की तरफ बढ़ता है और वह उस गुंडे के पास जा पहुंचता है और उस गुंडे के पास पहुंचकर पहले तो उसके पैर को चेक करता है। अर्जुन सिंह देखता है कि उसके पैर गोली लगने से काफी डैमेज हो गया था। जब अर्जुन सिंह ने उसके डैमेज पैर को देखा, तब वह समझ चुका था कि शायद अब यह चल फिर नहीं सकता है, इसलिए वह भाग नहीं पाया। अब वह अपने बाकी के कांस्टेबल को अपने पास बुलाता है। अर्जुन सिंह के कहने के बाद बाकी के दोनों कांस्टेबल भी अब जाकर अर्जुन सिंह के पास खड़े हो जाते हैं। अब अर्जुन सिंह और छठी इंद्री दोनों ही उसको उस कांस्टेबल को कहते हैं कि तुम इसको सहारा देकर अपनी गाड़ी में बैठाओ। एक गाड़ी में जहां पर वह दोनों कांस्टेबल अब वह उनको अरेस्ट करके उनके हाथों में हथकड़ियां डालकर उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। अब एक गाड़ी में अनिका, भूमिका, निखिल और इंस्पेक्टर अब्बास बैठे हुए थे, तो एक गाड़ी में अर्जुन सिंह और छठी इंद्री होते हैं और पीछे की गाड़ी में वह दोनों ही कांस्टेबल अब उस गुंडे को हथकड़ी डाल के ला रहे थे। इसके बाद सबसे पहले वह हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनिका के हाथ पर भी गोली लगी हुई थी और साथ ही साथ उसे गुंडे के पैर में भी गोली लगी थी। इसलिए सबने इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, डिपार्टमेंट हम बाद में चाहेंगे, पहले हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए।
हालांकि इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनने के बाद कहीं न कहीं अनिका ने एक बार मना तो किया। अनिका ने कहा, नहीं सर, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है और मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैंने इतनी पढ़ाई तो की है। मैंने आपको बताया था कि मेरी डॉक्टरी अपनी याददाश्त जो मेरी जा चुकी थी, लेकिन मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली है, तो कहीं न कहीं मैं अपना ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। लेकिन अनिका के जख्म को देखते हुए, क्योंकि अनिका के हाथ में गोली लगने की वजह से गहरा जख्म हो गया था, जिसमें से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, और अभी तक यह भी अंदाजा लगा पाना संभव नहीं था कि पता नहीं गोली सिर्फ अनिका के हाथ को छू के निकली है या वह गोली अनिका के हाथ में है। इसलिए इंस्पेक्टर अब्बास यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे और वह अनिका को सजेस्ट करते हैं कि अनिका, हमें एक बार हॉस्पिटल चलकर देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर यह गोली, अगर उनके द्वारा चलाई गई गोली हाथ के अंदर ही रह गई, तो हो सकता है कि उससे तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो जाए और इससे तुम्हारे हाथ के खो जाने का भी डर रहेगा। कहीं न कहीं हालांकि अनिका भी यह सब जानती थी, क्योंकि अनिका ने भले ही पूरी टीम के सामने अपनी याददाश्त जाने का नाटक किया था, लेकिन अनिका इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि उसके हाथ में अगर गोली रह गई होगी तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। इसलिए अनिका ने भी ज्यादा कुछ ना कहते हुए, अनिका उससे पहले कुछ और बोल पाती, तभी भूमिका कहती है, अनिका मान जाओ ना, कभी तो यार हम लोगों की भी सुन लिया करो, क्या हर टाइम अपनी ही मनमानी करती रहोगी। हालांकि यहाँ पर भूमिका पहले से ही काफी अपसेट थी, लेकिन भूमिका के चेहरे की तरफ देखकर अब अनिका भी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। और अब इंस्पेक्टर अब्बास, क्योंकि अब यहाँ पर अनिका की गाड़ी वहाँ खुद भूमिका चला रही थी, इसलिए अब इंस्पेक्टर अब्बास भूमिका को कहते हैं, गाड़ी को पहले हॉस्पिटल की तरफ लेकर चलो। अभी वह सारी गाड़ियाँ, वह तीनों ही आगे पीछे होकर एक साथ हॉस्पिटल आगे पहुँच चुकी थी। हॉस्पिटल के सामने पहुँचने के बाद अब जल्दी से उन दोनों कांस्टेबल ने अब उस गुंडे को गाड़ी से नीचे उतारा। तभी तक हॉस्पिटल के अंदर से एक स्ट्रेचर को लेकर कुछ गार्ड्स बाहर आ गए। तभी उन कांस्टेबल ने उन गुंडों को उनके ऊपर लेटाया, क्योंकि उसको अंदर तक ले जाना काफी हेवी हो गया था। उन दोनों कांस्टेबल के लिए भी इधर अनिका भी अब अपनी गाड़ी से उतरती है। भूमिका अनिका को एक साइड से पकड़ती है। हालांकि अनिका को इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी भूमिका की तसल्ली के लिए वह अभी भूमिका के साथ साथ चलती है। बाकी उसके पीछे पीछे निखिल और इंस्पेक्टर अब्बास भी जा रहे थे। हॉस्पिटल में जाने के बाद अब वह इंस्पेक्टर अब्बास वहाँ पे एक डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आके अब अनिका के हाथ का चेकअप करता है। जब डॉक्टर अनिका के हाथ का चेकअप कर रहा था, तो तभी इंस्पेक्टर अब्बास बड़े ही बेचैनी से पूछते हैं, क्या हुआ डॉक्टर? गोली से ज्यादा अनिका के हाथ ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ ना? तभी डॉक्टर वहाँ पर अपना इलाज कर रहा होता है कि तभी भूमिका, जो कि काफी देर से यह सब देखे जा रही थी, अब भूमिका का मन काफी बेचैन हो रखा था। हालांकि वह कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन उसके चेहरे पे परेशानी साफ साफ देखी जा रही थी। अब भूमिका यहाँ पर ज्यादा वेट और नहीं कर सकती थी, इसलिए भूमिका ने गुस्से में डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। भूमिका भी एकदम से गुस्से में इतनी आवाज सुनकर एकदम से डॉक्टर ने पलटकर भूमिका की तरफ देखा। हालांकि डॉक्टर अभी भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि अभी भी डॉक्टर अपना चेकअप, अभी भी डॉक्टर बस चेक कर रही थी। लेकिन भूमिका की बेचैनी को देखते हुए अब डॉक्टर कहते हैं, मैम प्लीज आप थोड़ी देर के लिए शांत रहिए, मुझे एक बार अच्छे से चेक कर लेने दीजिए, तभी मैं आपको इसके बारे में कुछ बता सकता हूँ। तभी पीछे की तरफ जहाँ पर भूमिका और भूमिका के पीछे निखिल खड़ा था, अब निखिल आगे आ जाता है और वह भूमिका के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए अपनी गर्दन को थोड़ी सी नीचे हिलाता है, जिसका मतलब यह था कि भूमिका थोड़ा सा शांत हो जाओ, डॉक्टर को अपना काम करने दो। हालांकि भूमिका यहाँ पर निखिल की बात को अच्छे से समझ गई थी, लेकिन वह भी क्या करती, आज जो कुछ भी हुआ था वह देखकर कहीं न कहीं इसमें भूमिका अपने आप को ही गिल्टी महसूस कर रही थी, क्योंकि इतना सब हो जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ कारण यही था कि वह गोली सिर्फ और सिर्फ भूमिका को लगने वाली थी।
लेकिन अनिका ने बीच में आकर भूमिका की जान को बचा लिया था। इसलिए कहीं न कहीं भूमिका इस बात के लिए गिल्टी फील हो रही थी। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था जब भूमिका की जान को बचाने के लिए उसी ने एक फ्रेंड ने अपनी कुर्बानी दे दी थी, जिसमें वह बहुत प्यार भी करती थी। अब भूमिका की आंखों के सामने वही मंजर फिर से उसकी आंखों के सामने तैरने लगा था, जब शक्तिशाली गैंडे ने भूमिका को ट्रैप करने के लिए एक जाल बिछाया था और साथ ही साथ फिर निखिल को भी उसका नंबर ट्रेस करने के बाद उसकी भूमिका की सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी। लेकिन कहीं न कहीं उसके एक साथी को इसके बारे में सारी जानकारी पता हो गई थी और जैसे ही वो शक्तिशाली गैंडे ने भूमिका को ट्रैप किया तो उसके बीच में उसका वह साथी आ गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। कहीं न कहीं एक बार फिर से भूमिका इन्हीं कई सालों के पीछे हुए इस हादसे में कहीं न कहीं अब खो गई थी। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर की थी। डॉक्टर यह कह रहा था कि अनिका ठीक है, गोली बस उसको छू कर ही निकली है। हालांकि गोली हाथ के अंदर नहीं है। यह सब देखने पर, यह सुनने के बाद अब भूमिका अपने होश में आती है और वह अपने भगवान का शुक्रिया अदा करती है। अब अनिका को कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर आज यहाँ पर अनिका को कुछ हो जाता तो शायद भूमिका अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाती। अपने उस दोस्त की मौत का जिम्मेदार वो कहीं न कहीं आज तक खुद को ही समझती आ रही थी। लेकिन अगर आज अनिका के साथ ऐसा कुछ हो जाता तो पता नहीं भूमिका का क्या होता। डॉक्टर की आवाज सुनने के बाद अब अनिका अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालती है। हालांकि अनिका का ध्यान सिर्फ और सिर्फ भूमिका पर ही था, क्योंकि अनिका तब से ही भूमिका के फेस को ऑब्जर्व कर रही थी। अनिका सोचने की कोशिश कर रही थी कि आखिर भूमिका के मन में क्या क्या उथल-पुथल मचा हुआ होगा। भूमिका ने जैसे ही अपना फोन निकाला, यहाँ पर रोहित को वही हॉस्पिटल में ही बुलाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही भूमिका अपना फोन निकालती है, अनिका ने भूमिका को ऐसा करने से रोक लिया था, क्योंकि अनिका नहीं चाहती थी कि उसकी गोली लगने की खबर भी रोहित को पता चले। हालांकि अनिका यह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर रोहित को इस बारे में पता चला तो रोहित बहुत ही गुस्सा होगा कि मैंने उसे कुछ भी बताया नहीं। लेकिन अगर रोहित को अनिका को गोली लगने की बात पता चले तो वह भी बहुत बेचैन हो जाएगा। इसलिए अनिका ने रोहित को बताने से मना कर दिया था और कहीं न कहीं अनिका अब भी रोहित से नाराज थी। इसलिए भी वह रोहित को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। जहां एक तरफ यहाँ पर अनिका के हाथ का ट्रीटमेंट हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ उस गुंडे को भी एक वार्ड में एडमिट करवाया गया था, जिसके कमरे के बाहर 2 हवलदारों को तैनात कर दिया गया था। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने हवलदारों को खास इंस्ट्रक्शन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह यहाँ से भागना नहीं चाहिए। तुम्हें हमेशा 24 घंटे के लिए, जब तक यह ठीक न हो जाए, इसके ऊपर निगरानी रखनी है। हम कहकर हम इस कड़ी को कैसे भी नहीं छोड़ सकते। यह हमारे लिए एक सबसे बड़ा सबूत हो सकता है। इंस्पेक्टर अब्बास की यह बात सुनने के बाद वह दोनों ही हवलदार अब इंस्पेक्टर अब्बास को सैल्यूट करते हैं और कहते हैं, जी सर, हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। थोड़ी ही देर के बाद अनिका को तो वहाँ से छुट्टी मिल गई थी, क्योंकि अनिका के हाथ में सिर्फ गोली छूकर निकली थी। इसलिए अनिका को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया था। अनिका के हाथ में पट्टी होने के बाद जैसे ही अनिका भूमिका के पास आती है तो भूमिका को देखकर अनिका ने कहा, भूमिका क्या हुआ? मैं तब से, जब से मेरे हाथ में गोली लगी है, मैं तब से ही तुम्हें देखे जा रही हूँ। तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे गोली यहाँ पर मुझे लगी है, तुझे नहीं लगी है, तो तुझे दर्द होना चाहिए, उदास मुझे होना चाहिए, आंखों में पानी मेरे होने चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर मेरी वजह से तुम यह सारे रिएक्शन कर रही हो। हालांकि अनिका ने यह बात भूमिका के मूड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए कही थी, लेकिन भूमिका अनिका की यह बात सुनकर कहीं न कहीं और भी ज्यादा हैरान हो गई थी। हालांकि भूमिका अनिका की यह बातें समझ भी रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कहने के लिए, अब अनिका यहाँ पर कुछ भी कहने के लिए भूमिका अपने मुंह को नहीं खोल पा रही थी, क्योंकि भूमिका के पास अब कोई भी शब्द नहीं था। अनिका को कुछ भी कहने के लिए
भूमिका को ऐसे चुपचाप देखकर अनिका ने फिर से एक बार कहा, भूमिका सब ठीक तो है ना? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है ना? तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अनिका की बात सुनकर भूमिका ने अब यहाँ पर कुछ बोल तो नहीं गया, लेकिन वह भी अब अपने आंसू को ज्यादा देर तक नहीं छिपा पाई और अब उसके आंसू एक सैलाब बनकर बाहर निकलने लगे। भूमिका को ऐसे बिलखता हुआ देखकर अब अनिका झट से उसको अपने गले लगा लेती है। हालांकि अनिका के हाथ में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था गोली लगने की वजह से, लेकिन वह दूसरे हाथ से अब भूमिका को हग करती है। भूमिका को ऐसा हग करने के बाद आज भूमिका बिल्कुल टूटकर बिखर कर रोना चाहती थी, क्योंकि भूमिका को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि वह किन शब्दों से यहाँ पर अनिका का शुक्रिया अदा करे, वह क्या करे और क्या नहीं करे। यहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अनिका को गोली लगते ही एक पल में तो भूमिका ने पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या विचार कर लिए थे, लेकिन अब दूसरे ही पल फिर से अब अनिका ने जब भूमिका को फिर से बोला, अनिका को भूमिका कुछ भी नहीं है, तुम इतना परेशान मत हो, मैं कह रही हूँ ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मैं बिल्कुल तो तुम्हारे सामने फिट एंड फाइन हूँ। अब यहाँ पर भूमिका अपने आप को कैसे भी करके संभालती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी पूरी टीम मौजूद थी और इसलिए अब इन सब के सामने अब भूमिका और भी यहाँ पर मैस क्रिएट नहीं करना चाहती थी। इसलिए भूमिका अब कुछ यहाँ पर नहीं कहती है और वह कुछ पल के लिए अपने आंसुओं को रोक लेती है। अब इंस्पेक्टर अब्बास अनिका से कहते हैं, अनिका आई थिंक तुम्हें अब चोट लगी है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। हम बाकी के सभी अब इस स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर अनिका को अपनी टीम के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी थी, कुछ डिस्कशन भी करने थे, इसलिए अनिका कहती है, नहीं सर, आई थिंक मुझे अभी एक बार तो स्पेशल डिपार्टमेंट जाना ही चाहिए और इसलिए अब वो लोग फिर से बैठकर अपने स्पेशल डिपार्टमेंट आगे थे। फ्लैशबैक स्टार्ट। यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया था। जैसे ही अब अनिका भूमिका के केबिन में दोबारा से आती है तो भूमिका, क्योंकि यहाँ पर यह खुद का उसका पर्सनल केबिन था, इसलिए यहाँ पर अब भूमिका अपने आप को कैसे भी करके नहीं रोक पा रही थी। यहाँ पर अनिका ने देखा कि भूमिका के चेहरे पर एक मायूसी छाई हुई है। अनिका अब भी भूमिका के पास आती है और उसके कंधे पर अपना दूसरा हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ भूमिका, तुम्हें इतना परेशान क्यों हो तुम? और तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। भूमिका, मैं कितनी बार तो तुम्हें कह चुकी हूँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। देखो ना भूमिका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आज भूमिका एक सदमे में चली गई थी। अनिका की बात सुनकर भूमिका अब भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। जब से अनिका को गोली लगी थी तब से लेकर अब तक भूमिका ने अपने मुंह से एक वर्ड नहीं बोला था। वह बस एक लगातार अनिका की तरफ देखे जा रही थी। पता नहीं उसके आंखों में, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। अनिका भी इस बात को महसूस करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन जब तक भूमिका एक भी वर्ड कुछ भी नहीं कहेगी तो अनिका को कैसे पता चलेगा कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। यहाँ पर भूमिका अनिका को कुछ भी जवाब ना देते हुए ऐसे ही अनिका की तरफ देखती रहती है। भूमिका को ऐसे देखकर अनिका एक बार फिर से कहती है, भूमिका सब कुछ ठीक है, तुम्हें खुद को दोष देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अनिका की बात सुनकर अब भूमिका ने अब अपने आंसुओं को जो वहाँ पर हॉस्पिटल में उन्होंने उस पल तो छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह यहाँ पर एकदम से टूट के बिखर चुकी थी। भूमिका अब अपने रुआसी सी आवाज में धीरे धीरे कहती है, लेकिन अनिका, तुम्हें यह गोली मेरे कारण लगी है, इस बात को मैं कैसे भूल सकती हूँ? अब भूमिका की यह बात सुनने के बाद अब अनिका समझ जाती है कि यहाँ पर भूमिका अपने आप को गिल्टी महसूस कर रही थी। अब यहाँ पर भूमिका किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी, वह बस इसी गिल्ट में जिए जा रही थी। तभी भूमिका को देखते हुए कहीं न कहीं अब अनिका को भी यह अंदाजा हो गया था कि भूमिका किस गिल्ट में जी रही है। अब वह भूमिका को समझाते हुए कहती है,
अच्छा भूमिका, मुझे बस एक बात बताना। अब भूमिका अपना हाँ में गर्दन हिलाती है और अनिका की बात सुनकर सिर हिलाती है। अब अनिका आगे बोलना शुरू करती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? यहाँ पर भूमिका को अनिका की यह बात सुनकर कुछ पल के लिए तो भूमिका चुप हो जाती है, लेकिन अब वह चुप हो गई थी और फिर कुछ देर के बाद कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने आप को तुम्हारी गोली के सामने खड़ा कर देती, लेकिन वह गोली मुझे लगती। भूमिका की यह बात सुनकर तो फिर अनिका ने कहा, तो फिर भूमिका, जो तुम मेरे लिए करती मैंने भी तो बस वही किया, क्योंकि तुम्हें बचाना भी तो मेरा फर्ज है। आखिरकार तुम मेरी ननद जो हो। हालांकि अनिका ने यह ननद वाली बात कहीं न कहीं मजाक में कही थी, क्योंकि वह भूमिका का मूड थोड़ा सा ठीक करना चाहती थी। अब भूमिका बहुत ही डर जाती है। वह एकदम से अनिका के गले लग जाती है और फिर कहती है, पता नहीं अनिका, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जब तुम्हें गोली लगी थी तो मेरे सामने पता नहीं क्या क्या सामने आ गया था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि जैसे हमने तुम्हें खो ही दिया है। मुझे एक पल के लिए लगा कि वह गोली मुझे न लग के कहीं न कहीं तुम्हें लग गई है। अब पता नहीं मैं रोहित को क्या क्या जवाब दूंगी, मैं बच्चों को क्या बोलूंगी, मैं पूरे के पूरे परिवार को कैसे फेस कर पाऊंगी, मैं सबका सामना कैसे करूंगी। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है और क्या नहीं। वो तो भगवान का शुक्र है कि यह गोली तुम्हें लग के तुम्हारे हाथ को ही टच करके चली गई। लेकिन एनीवे, यह क्या तुमने पागलों वाली हरकत की है? तुम मुझे भी तो बोल सकती थी। तुम्हें यहाँ पर बीच में आने की क्या जरूरत थी? अब भूमिका की इतनी केयर देखकर अब अनिका प्राउड फील कर रही थी, क्योंकि भूमिका से अनिका को यही एक उम्मीद भी थी। हालांकि अनिका जानती थी कि भूमिका की सेम उसके लिए वही करती जो आज अनिका ने भूमिका के लिए किया है। अब अनिका कहती है, ओके भूमिका, भूल जाओ इन बातों को। आज जो कुछ भी हुआ, आज जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है, इन सब के बारे में तुम अब सब कुछ भूल जाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, इस हादसे के बारे में घर में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना खामोखा ही सब लोग परेशान हो जाएंगे। यह बात अब अनिका निखिल की तरफ भी देखते हुए कहती है, क्योंकि निखिल जो बात अनिका भूमिका को कह रही थी वह निखिल के लिए भी कह रही थी, क्योंकि निखिल भी मारवा हाउस में ही रहता था। अब निखिल भी अनिका की बात में हाँ मिलाता है। अब कहीं न कहीं अब भूमिका, क्योंकि भूमिका अब काफी रो चुकी थी, उसके मन में जो गिल्ट था अब वो थोड़ा सा ठीक हो गया था। अब अनिका से भूमिका ने थोड़ी बहुत बात भी कर ली थी, इसलिए अब भूमिका थोड़ी सी नॉर्मल लग रही थी। और अब भूमिका अनिका की बात को सुनकर कहती है, लेकिन अनिका, रोहित को तो बताना जरूरी है ना? तुमने हॉस्पिटल में भी रोहित को कुछ नहीं बताने दिया। मैं रोहित को वहीं पर बुला लेती, क्योंकि तुम्हें अगर कुछ भी हुआ है तो सबसे पहले रोहित को जानने का पहला हक है। भूमिका की बात का जवाब देते हुए अब अनिका कहती है, अगर जरूरत हुई तो मैं मिस्टर मारवा को खुद ही सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी हमें शायद घर चलना चाहिए। तुम इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो। अब भूमिका भी अनिका की हाँ में हाँ मिलाती है। हालांकि भूमिका को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर अनिका रोहित से यह बात क्यों छुपाना चाहती है, लेकिन यह अनिका और रोहित के बीच का मैटर था, इसलिए भूमिका अब इसमें कुछ भी नहीं कहती। अनिका की बात सुनकर अब भूमिका और निखिल दोनों ही हाँ में हाँ मिलाते हैं। अब अनिका भूमिका से कहती है, ओके भूमिका, तुम तब तक घर चलने के लिए रेडी हो जाओ। तब तक मैं एक बार इंस्पेक्टर अब्बास से भी उसके केबिन में मिलकर आती हूँ। भूमिका के केबिन से निकलने के बाद अब अनिका फिर से इंस्पेक्टर अब्बास के केबिन में जाती है। वहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास अपने केबिन के चेयर पर बैठे हुए थे। वह अभी इसी केस के बारे में ही सोच रहे थे। तभी बाहर से इंस्पेक्टर अब्बास को आवाज आती है, मे आई कम इन सर? इंस्पेक्टर अब्बास इस आवाज को बड़ी अच्छी से जानते थे। उन्होंने ऊपर मुंह किए बिना ही कहा, कम इन अनिका। तभी अनिका केबिन के अंदर आती है और कहती है, सर, क्या आप अभी भी क्या सोच रहे हैं?
तभी इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, कुछ नहीं अनिका, हमारे पास हमारे हाथ आज जो भी सबूत लगे थे वह सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आई थिंक पता नहीं, अभी एक बार चेक करना पड़ेगा किसी और के पास कोई सबूत है या नहीं। बाकी सब तुम छोड़ो, इस केस को तो अभी हम देखते हैं। तुम्हारे हाथ में कुछ ज्यादा ही चोट आई है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अब जाकर आराम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए आराम करना बहुत ही जरूरी है, खासकर जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनने के बाद अनिका कहती है, जी सर, मेरे हाथ से सिर्फ वही वाले पॉलीथीन बैग गिरे हैं जो मैंने कलेक्ट किए थे, लेकिन हमारी पूरी टीम ने जो मेहनत की है उसका फल तो हमारे पास ही है। हम उससे भी कुछ ना कुछ तो पता कर ही सकते हैं। कहीं न कहीं इंस्पेक्टर अब्बास को भी अनिका की इस बात से एक उम्मीद सी लगी थी, क्योंकि इंस्पेक्टर अब्बास ने तो एक पल में सोच लिया था कि शायद सारे के सारे एविडेंस अब खत्म हो चुके हैं। आज का उनका यहाँ पर आना, सारा ही यहाँ पर आना उनका असफल हो गया है। लेकिन अनिका की बात से उन्हें एक उम्मीद जगी हुई दिखती है, इसलिए अब इंस्पेक्टर अब्बास अनिका से कहते हैं, ओके अनिका, इस काम के लिए, इस केस के लिए आज तक तो अभी तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो, जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती। जैसे ही तुम्हें आराम होगा तुम इस डिपार्टमेंट को फिर से ज्वाइन करना, और अगर हमें बीच में तुम्हारे किसी भी काम में अगर जरूरत पड़ती है तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। इंस्पेक्टर अब्बास की बात में अब अनिका भी अपनी सहमति जताती है और वह इंस्पेक्टर अब्बास के केबिन से बाहर निकल गई। अब्बास के केबिन से निकलते ही अब वह फिर से भूमिका के केबिन की तरफ बढ़ती है और वह देखती है कि भूमिका और निखिल भी अब घर चलने के लिए एकदम से तैयार हो गए थे। अनिका के हाथ में चोट लगने की वजह से आज अब अनिका अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव नहीं कर रही थी। भूमिका अनिका से कहती है, अनिका, तुम साइड वाली सीट पर बैठो, गाड़ी आज मैं ड्राइव करती हूँ। हालांकि अनिका गाड़ी खुद ड्राइव करना चाहती थी, लेकिन उसने भूमिका के चेहरे पर इतनी चिंता देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल दी और उसने बोला, ओके भूमिका, और उसने अपनी गाड़ी की चाबी को भूमिका को दे दिया था। निखिल गाड़ी में पीछे बैठ गया था। वह लोग अब मरवा हाउस पहुंच चुके थे। अनिका ने अब एक बार फिर से भूमिका को और निखिल को याद करते हुए फिर से उन्हें याद दिलाते हुए कहा, तुम लोगों को याद है ना मैंने क्या किया था? एक पल के लिए भूमिका और निखिल दोनों ही अचंभित होकर अनिका के चेहरे की तरफ देखते हैं कि आखिर अनिका यहाँ पर किस बारे में बात कर रही है। लेकिन फिर अनिका उन दोनों को ऐसे अचंभित चेहरों को देखकर फिर से कहती है, क्या तुम भूल गए हो? हमें घर में इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। तब उन दोनों को याद आता है और वह अपना सिर पर हाथ मारते हैं और फिर कहते हैं, हाँ अनिका, हम बिल्कुल भी इस बारे में घर में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। गाड़ी को वहीं पर पार्किंग एरिया में पार्क करने के बाद अब निखिल आ जाता है, जबकि भूमिका और अनिका पहले ही गाड़ी से उतर चुके थे। भूमिका अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है और इधर अनिका अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जब अनिका अपने कमरे में जाती है तो वह देखती है कि वहाँ रोहित मौजूद नहीं था। अनिका कमरे में लगे हुए सोफे पर जाकर बैठ जाती है और एक चैन की सांस लेती है, क्योंकि कहीं न कहीं अनिका अभी रोहित के फेस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जब से ही अनिका लंच से आई थी रोहित उसको बार-बार कॉल कर रहा था, लेकिन अनिका उसके कॉल का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। और अब तो अनिका के हाथ में चोट लग गई थी। अनिका इस बात को भी कहीं न कहीं रोहित से छुपाना चाहती थी। आज अनिका को थकान तो बहुत ही महसूस हो रही थी, लेकिन नींद अनिका की आंखों से कोसों दूर था। रह रहकर आज अनिका के मन में यही ख्याल आ रहा था कि इतनी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी, इतना अच्छा प्लान बनाने के बावजूद भी यह सब कैसे हो गया? आखिर कौन था वह जिसने ऐसे पीछे से भूमिका के ऊपर गोली चलाई? वह गोली भूमिका के लिए थी या सिर्फ मेरे लिए थी? क्योंकि हो सकता है कि उन गुंडों का निशान गलती से भूमिका की तरफ हो गया हो, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। अनिका बस इन्हीं सब ख्यालों में डूबी हुई थी। वह इसी अपनी सोच में खोई हुई थी कि तभी रोहित भी कमरे में आ जाता है।
जैसे ही दरवाजे की आवाज हुई, अनिका ने रोहित की तरफ मुड़कर देखा। रोहित ने देखा कि अनिका कुछ तो परेशान लग रही है, तो रोहित भी अब धीरे से अनिका के पास आता है और उसके पास बैठ जाता है। अब वह उसके पास बैठकर पूछता है, अनिका, क्या कोई परेशानी है? रोहित की बात को सुनकर अनिका यहाँ पर रोहित का कोई भी जवाब नहीं देती। अनिका सिर्फ अपना सर हिला देती है। अब रोहित पूछता है, तो फिर तुम ऐसे उदास क्यों लग रही हो? तभी अनिका कहती है, बस वो मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, इसलिए मिस्टर मारवा। अनिका की यह बात सुनते ही रोहित हमेशा की तरह अब अनिका के कंधों को मसाज देने लग जाता है, क्योंकि रोहित जानता था कि जब भी अनिका ज्यादा थक जाती थी तो रोहित के ऐसे मसाज देने से अनिका को थोड़ा सा सुकून महसूस होता था, उसकी थकान भी उतर जाती थी। अब रोहित वहाँ अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और पीछे की तरफ से जाकर अब अनिका के कंधों को धीरे धीरे अपनी तरफ करते हुए हाथ धीरे धीरे अनिका के बाजू की तरफ बढ़ा देता है। कंधों से बाजू की तरफ अपने हाथों को बढ़ाता रहता है ताकि उसकी थकान थोड़ी सी कम हो जाए। जैसे ही रोहित अपने मजबूत हाथों से अनिका के कंधों से और उसके बाजू तक अपने हाथों को मसाज देने के लिए दबाता है, तो रोहित के हाथ के फोर्स से अनिका के घाव से खून निकलने लग जाता है। जब रोहित अनिका को ऐसे मसाज दे रहा था, तो एकदम से रोहित को अपने हाथों पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। रोहित ने जैसे ही अपने हाथ को हटाकर देखा, तो उसके हाथ पर अनिका के बाजू का खून लग चुका था, क्योंकि रोहित के हाथ के फोर्स से अनिका के घाव से खून निकलना शुरू हो गया था, जो रोहित के हाथ पर भी लग चुका था। अनिका के बाजू से ऐसे खून निकलता हुआ देखकर रोहित एक पल के लिए घबरा जाता है। अब रोहित एकदम से बेचैन हो जाता है और अनिका से पूछता है, अनिका, तुम्हें चोट लगी है क्या? क्या हुआ है तुम्हें? अनिका, बताओ ना, तुम्हें यह चोट कैसे लगी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुमने मुझे बताना भी अब जरूरी नहीं समझा क्या? अब रोहित की इतनी बेचैनी देखकर अब अनिका कहती है, कुछ नहीं मिस्टर मारवा, बस छोटी सी चोट है। अनिका की यह बात सुनकर रोहित की सांसें ऊपर से नीचे हो रही थी। रोहित के चेहरे पर अनिका के लिए चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। अनिका की बात से रोहित को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब रोहित गुस्से में अनिका से कहता है, छोटी सी चोट है, देखो तुम्हारे हाथ से कितना खून बह रहा है और तुमने एक बार भी अपनी चोट के बारे में मुझे बताना ठीक नहीं समझा। हाँ? अनिका, यह कैसी नाराजगी है? मानो दोपहर में मेरे से गलती हो गई थी, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें अपने बारे में भी पता चल रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तुम इसे एक छोटी सी चोट कह रही हो। यहाँ पर रोहित का गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। अब अनिका रोहित के गुस्से को देखते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, तुम इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो? यहाँ पर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि उसकी चिंता में रोहित को उस पर गुस्सा आ रहा था या उसे अनिका की लापरवाही लग रही थी, जबकि उसने रोहित को इसके बारे में बताना भी सही नहीं समझा। अब अनिका की यह बात सुनकर रोहित फिर से कहता है, तुम हो मेरे गुस्से की वजह। अनिका, तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं, तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है? यार, क्या तुम मुझे बता भी नहीं सकती थी कि तुम्हें गोली लगी है जब मैं तुम्हारे कंधों पर मसाज कर रहा था? एटलीस्ट तब तो तुम मुझे कह सकती थी, जब मेरे हाथ तुम्हारे हाथों पर नीचे तक जा रहे थे। क्या तब भी तुम नहीं बता सकती थी? देखो ना, तुम्हारा कितना खून बह रहा है। यहाँ पर सिर्फ अनिका के हाथ में ही चोट देखकर एक पल के लिए तो रोहित के दिल को थोड़ा सा सुकून भी मिल रहा था कि चोट बस सिर्फ अनिका के हाथ पर है, उसके बॉडी पर नहीं है। लेकिन दूसरी ही तरफ उसको ऐसे देखकर अब उसे गुस्सा भी आ रहा था। वह रह रह कर उसकी नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ पर अब रोहित की बात का जवाब देते हुए अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, मैं ठीक हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, क्योंकि आप मेरे बताने से आप ज्यादा ही परेशान हो जाते। अनिका की यह बात सुनकर अब रोहित कहता है, हाँ अनिका,
आखिर तुम सब खुद तो ही कर लेती हो, इसलिए तुमने यही सोचा कि तुम्हारे बताने से मैं परेशान हो जाऊंगा। अब तो जैसे मैं तुम्हारी चोट को देखकर बहुत ही खुश हो रहा हूँ, है ना? अनिका, अब तो तुम खुश हो ना, क्योंकि मैं तुम्हारी चोट को देखकर बहुत ही खुश हो रहा हूँ। हालांकि अनिका यहाँ पर अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित यहाँ पर उसे टॉन्ट देते हुए कह रहा है, लेकिन अब अनिका इसके बदले में कुछ भी नहीं कहती। अब रोहित फिर से आगे कहना शुरू करता है, अनिका, अगर तुम्हारी तरह मैं तुम्हारी जगह होता या अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या तुम परेशान नहीं होती? क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं होती? रोहित यह बोलकर अब हड़बड़ा सा जाता है। अब वह जल्दी से प्रीति को बुलाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर रोहित की बात सुनकर अनिका को भी कुछ याद आता है और वह अपने फोन से अब अपने पॉकेट से दूसरे हाथ से बाहर निकालती है और वह उसी हाथ से अपने फोन पर कुछ टाइप करने लग जाती है। कुछ टाइप करने के बाद अब वह इस मैसेज को किसी को सेंड कर देती है। इतनी ही देर में रोहित भी अब तक प्रीति को बुलाकर उसके रूम से वापस आ चुका था। अब प्रीति आती है तो देखती है कि अनिका के हाथ से बहुत सारा खून बह रहा था। अब प्रीति भी जल्दी से आकर अनिका के बाजू को ऊपर करती है और अब उसके घाव को देखती है। प्रीति ने देखा कि अनिका के बाजू में बहुत बड़ा घाव था, इसलिए अब वो उसकी ड्रेसिंग बदलने के लिए जैसे ही अनिका की पट्टी खोलती है तो अनिका के घाव को देखती है। तो अब प्रीति अनिका से कहती है, दी, यह तो गोली। इससे पहले कि प्रीति अपनी बात कुछ भी कह पाती, उसके बात को ही बीच में काटते हुए अनिका ने उसे बीच में ही रोक दिया था। लेकिन कहीं न कहीं प्रीति और अनिका भी इस बात को रोहित ने सुन लिया था और रोहित को भी अब समझ आ जाता है कि अनिका को यह घाव किसी और चीज से नहीं बल्कि अनिका को गोली लगी है। यहाँ पर प्रीति अनिका की ड्रेसिंग चेंज कर देती है और उसे कुछ मेडिसिन दे देती है। वह मेडिसिन देने के बाद प्रीति खड़े होते हुए कहती है, जीजू, मैंने अनिका दीदी को मेडिसिन दे दिया है। हालांकि अब उनको नींद आ जाएगी, इससे उन्हें थोड़ा सा आराम भी होगा। मैंने उनकी ड्रेसिंग भी कर दी है। यह सब करने के बाद प्रीति वहाँ से चली जाती है। प्रीति के जाते ही रोहित अब वापस से अनिका के पास आता है और अनिका से कहता है, अनिका, तुम्हें गोली लगी है? लेकिन इससे पहले कि रोहित अपनी बात खत्म कर पाता, उससे पहले ही रोहित देखता है कि अनिका थकान और दवा के असर की वजह से सो चुकी थी। अनिका को ऐसे सोते हुए देखकर अब रोहित अपने सिर पर हाथ मारता है और अब वह अपनी एक और पछतावे के साथ वहीं पर बैठ जाता है। कुछ देर तक वहां पर बैठने के बाद अब वह अनिका को वहां पर सीधे पीछे बेड पर उठाकर लेटा देता है और उसको लेटाने के बाद अब उसको एक चादर ऊपर से उठा देता है। अगले दिन अगली सुबह जब अनिका की आंख खुलती है तो शाम के 4 बज चुके थे। जैसे ही अनिका अपने कमरे से बाहर निकलती है तो एक सर्वेंट अनिका से कहता है, मैम, मैं आपका खाना लेकर आता हूँ। रोहित सर ने उस सर्वेंट को पहले ही कह दिया था कि जैसे ही अनिका उठे उसे उसका खाना कमरे में ही दे देना, क्योंकि कहीं न कहीं रोहित यह जानता था कि अनिका को गोली लगने की वजह से एक तो उसकी ब्लीडिंग पहले ही बहुत ज्यादा हो चुकी है और अगर अनिका पिछली रात से ही सोए जा रही थी, इसलिए उसकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा वीकनेस हो गई होगी। इसलिए उसने सर्वेंट को पहले ही आगाह कर दिया था कि जैसे ही अनिका उठे उसके कमरे में उसका खाना भिजवा दिया जाए। सर्वेंट यहाँ पर अनिका को खाना लाके देने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब अनिका के दिमाग में फिर से कल की घटना घूमने लग जाती है। अनिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। आज अनिका का दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं था, इसलिए अब अनिका इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही थी। थोड़ी ही देर में अनिका के खाने में अनिका के कमरे में ही वह सर्वेंट खाना लेकर आ जाता है। वो सर्वेंट आकर अनिका के लिए खाना टेबल पर रखकर दे देता है। अनिका सर्वेंट से कहती है, ओके, अब तुम यहाँ से जाओ। वह सर्वेंट खाना रखकर अब अनिका के कमरे से निकल जाता है। क्योंकि अनिका को चोट लगने की वजह से और कल रात से ही अनिका ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए अब अनिका झट से अपना खाना खत्म करती है। अनिका को अपनी बॉडी में बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी,
खाना खाने के बाद अब अनिका को थोड़ी सी अपनी बॉडी के अंदर एक एनर्जी महसूस होती है। अब अनिका सोचती है क्यों ना अब वह अपने काम में चली जाए। अब वह इतनी बेचैन हो चुकी थी कल की बात के बारे में सोच कर, इसलिए वह अपने लैब में ही जाना सही समझती है। अनिका अब अपने कमरे से सीक्रेट अंडरग्राउंड के लैब में चली जाती है। अनिका के लिए अपना दिमाग शांत करने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता सिर्फ लैब में ही जाना था, क्योंकि अनिका अपने आप को काम में बिजी कर लेना चाहती थी और कहीं न कहीं उसको अब इस केस के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन भी निकालनी थी। उसके एक एक सबूत तक पहुंचना भी था। इसलिए अब अनिका ने लैब में पहुंचकर अब आज यहीं पर भी बिजी खुद को काम में बिजी करना चाहती थी। लैब में पहुंचने के बाद अब अनिका लैब के अंदर जाकर वहां पर एनी की हेल्प लेती है अपने काम में। यहाँ पर अनिका अपने काम में इतनी मशगूल हो जाती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि 2 दिन हो चुके हैं उसे ऐसे ही अपने काम में लगे हुए। यहाँ पर अनिका ना तो खाने का कोई होश रहता है और ना ही पीने का। यहाँ पर अनिका यहाँ पर बिशु के लिए उसके लिए कुछ मेडिसिन बना रही थी जो उसके रीढ़ की हड्डी के लिए सही हो। इन 2 दिनों में अब तक अनिका के घाव भी काफी हद तक ठीक हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर अनिका खुद एक डॉक्टर होने के नाते वह अपनी ड्रेसिंग यहाँ पर खुद ही कर ले रही थी। इसलिए अब उसके हाथ में भी बहुत ज्यादा आराम हो गया था। उसका हाथ अब 90% ठीक हो चुका था। अनिका लैब में ही यहाँ पर रहकर बिशु के इलाज के लिए अब दवा बनाना चाहती थी। वैसे तो बिशु की हालत में काफी सुधार हो चुका था, लेकिन बिशु के ठीक होने में जो सबसे बड़ी अड़चन थी वो थी उसकी रीढ़ की हड्डी। अनिका बिशु की हड्डी को फिर से जोड़ने और उन्हें पहले जैसी ताकत देने के लिए अब एक दवाई बनाती है, जो दवा उसने मयूर की हड्डियों को जोड़ने के लिए बनाई हुई थी। इसलिए ही अनिका यहाँ 2 दिन तक ऐसे ही लगी हुई थी। इस काम में उसने एनी की हेल्प ली। अनिका अब अपने काम में लग जाती है। अनिका अपने काम में इतना खो चुकी थी कि उसे होश ही नहीं रहा था कि उसे 2 दिन हो चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए। जैसे ही अब आज यहाँ पर अनिका अपना काम खत्म करती है। अब तक अनिका वह दवाई बना चुकी थी। तब एनी अनिका के पास आती है और कहती है, मैम, रोहित सर कई बार अंदर आने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आपने पासवर्ड भी बदल दिया था, इसलिए वह अंदर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए वह यहाँ पर नहीं आए। दूसरी तरफ रोहित मारवाह का बहुत ही बुरा हाल हो रखा था। उसने 2 दिन तक अनिका की शक्ल नहीं देखी थी और एक ही पल के लिए अगर रोहित अनिका की शक्ल ना देखे तो रोहित के लिए वह पल निकालना काफी मुश्किल होता था। अनिका न जाने कितनी बार यहाँ पर सीक्रेट लैब में जाकर अपने काम को 2 से 3-4 दिनों तक, कभी कभी तो 1-1 हफ्ते तक ऐसे ही कंप्लीट करती रहती थी। उस टाइम भी रोहित अंदर जाकर अनिका के लिए खाना या पीने का बहाना लेकर अंदर चला जाता था और अनिका को वहीं पर खाना वाना देकर उसको देखकर आ जाया करता था। उसी से ही रोहित अपने दिनों को गुजार लेता था। लेकिन यहाँ पर अब 2 दिन हो चुके थे। एक तो अनिका को पहले से ही चोट लगी थी। रोहित को अब तक उसकी चोट के बारे में भी खबर और पता नहीं चल पा रहा था कि अनिका की चोट ठीक हुई है या नहीं हुई है। रोहित यहाँ पर कितनी ही बार अनिका को बार-बार कॉल कर रहा था, लेकिन अनिका अपने काम में इतनी व्यस्त हो रखी थी कि वह रोहित की कॉल को भी अटेंड नहीं करती थी। रोहित को पहले से ही अनिका को उसको न बताने पर कि उसे चोट लगी है, पहले ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और अब अनिका इतनी चोट लगने के बाद भी अब अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसको देखकर रोहित को भी गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ उसे अनिका की भी फिक्र हो रही थी। लेकिन वह बेचारा करता भी तो क्या, उसने कितनी ही बार न जाने लैब में जाने की कोशिश की थी, लेकिन अनिका ने अंदर जाते ही सबसे पहले लैब का पासवर्ड चेंज कर दिया था। इसलिए अब उसमें ना तो एनी ही कुछ कर सकती थी और ना ही रोहित कुछ कर सकता था। हालांकि रोहित ने कितनी ही बार एनी से कांटेक्ट करके अनिका की खबर लेने की कोशिश की थी। हालांकि जितना भी एनी अनिका को देख पा रही थी वैसा सब हाल वह रोहित को कह के बता दे रही थी। लेकिन एनी रोहित को यहाँ पर शांति तभी मिलती जब तक वह अनिका को अपनी आंखों के सामने नहीं देख लेता। यहाँ पर रोहित की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी।
अब इधर जब एनी अनिका को बताती है कि मिस्टर मारवा यानी कि रोहित सर 2 दिन से आपको कितनी बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आप अंदर भी नहीं आने दे रही हैं। इसलिए अब अनिका कहती है कोई बात नहीं एनी, मेरा काम हो चुका है, अब मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने काम पर लग जाओ। अब यहाँ अनिका जैसे ही लैब से बाहर जाती है तो अनिका का फोन एकदम से बजने लग जाता है। उसे एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। वैसे तो अनिका कभी भी किसी भी अनजान कॉल को नहीं उठाती थी, लेकिन फिर भी अनिका ने आज ना जाने क्यों इस कॉल को उठा लिया था। जैसे ही अनिका ने फोन को कान पर लगाया, सामने से एक दबी सी आवाज सामने से आई और उसने कहा, हेलो डॉक्टर अमृता, मुझे आपका कार्ड वहाँ पर बेसमेंट में मिला था, यहाँ पर जहाँ पर लोगों ने कुछ ही जानलेवा एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। मेरा नाम विवेक है, मैं उसी एक्सपेरिमेंट का ही एक डॉक्टर हूँ जिसके बारे में आप सब छानबीन कर रहे हैं। अब उस डॉक्टर यानी कि उस विवेक नाम के आदमी की बात सुनकर एकदम से अनिका हैरान हो जाती है और वह सोचने लग जाती है, आखिर अनिका इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि वो अपना ही कार्ड वहाँ पे छोड़ देगी या उसका कार्ड वहाँ पे गिर जाता है और उसे दिखता नहीं है। ऐसे ही अनिका अपने ख्यालों में घूम रही थी। उधर फिर से उस आदमी कहता है, अनिका मैडम क्या हुआ, क्या आप ही डॉक्टर अमृता हैं? क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? तब उस आवाज को सुनकर अब अनिका ना चाहते हुए भी उस आदमी को मिलने के लिए हाँ कह देती है। इधर 2 दिन बीत चुके थे। अब भूमिका ने भी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। भूमिका आजकल ना तो अपने स्पेशल डिपार्टमेंट में जाती थी और ना ही अब वह कोई काम देख रही थी। 2 दिन से वह इसी रूम में अपने आप को बंद कर रखी थी। उसके मन में यही उथल पुथल हो रखी थी कि ऐसा सब नहीं होना चाहिए था। अनिका ने क्यों मुझे बचाकर अनिका मेरे ही सामने आ गई थी। अनिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिछले काफी सालों में जो कुछ भी भूमिका के साथ हुआ था, क्योंकि वह जिसे प्यार करती थी उसे अनिका ने ऐसा ही खोया था। भूमिका को बचाने के चक्कर में जिससे वह प्यार करती थी उसी के साथी ने अपनी खुद की जान दे दी थी। यही बातें वह इंसिडेंट भूमिका के सामने रह रह कर आ रहा था। हालांकि अनिका ने भूमिका को बहुत ही समझाया था, लेकिन भूमिका का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ था। इधर अनिका तो अपनी लैब में ही बिजी हो गई थी। दूसरी तरफ भूमिका का भी यही हाल था। निखिल ने न जाने कितनी ही कोशिशें की थी कि एक बार वह भूमिका से मिलकर उससे बातें करे, उसके मन की उलझन को कम करने की कोशिश करे। अगर वह उसकी उलझन को कम नहीं कर पाए तो कम से कम ऐसी सिचुएशन में वह भूमिका का साथ तो दे सकेगा, क्योंकि निखिल को ही भूमिका की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। वह इसी उम्मीद से 2 दिन से ही स्पेशल डिपार्टमेंट में जा रहा था कि शायद भूमिका अपने काम पर तो वापस लौटेगी, लेकिन भूमिका अपने काम पर भी वापस नहीं लौट रही थी, ना ही वह मारवा हाउस में दरवाजा खोल रही थी। 2 दिन हो चुके थे, आज रात होने वाली थी, लेकिन आज निखिल ने यह सोच लिया था कि आज तो वह भूमिका से बात कर ही रहेगा। ऐसे तो अगर भूमिका खुद को ऐसे ही अपने आप को अंदर बंद कर लेगी तो कैसे चलेगा? ऐसे तो वह बीमार भी हो जाएगी। यही सब सोचते हुए अब आज निखिल मन बनाकर भूमिका के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। एक पल के लिए निखिल वहाँ पर चुपचाप खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर वह अपने मन को कुछ समझाकर अब वह भूमिका के दरवाजे पर नॉक करता है। नॉक करने की आवाज से भी जब अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती तो निखिल को शक होता है कि भूमिका यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर वह सोचता है भूमिका तो 2 दिन से बाहर भी नहीं दिखाई दी है, हो ना हो वह अंदर कमरे में ही होगी। हो सकता है वह जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रही है। यही सब सोचते हुए उसने जब दरवाजे को थोड़ा सा पुश किया तो दरवाजा अपने आप ही खुल गया, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। इधर भूमिका मन में काफी उथल पुथल हो मची थी। वही यही सब पिछली बातों को सोच सोचकर वह बहुत ही परेशान हो रही थी। अनिका के बारे में सोच सोचकर वह बहुत ही परेशान हो चुकी थी, क्योंकि अनिका को उसने अपनी भाभी के साथ साथ अपनी एक अच्छी फ्रेंड भी समझा था।
तो उसे अपनी एक अच्छी दोस्त भी समझा था और उसे खोने के बारे में तो भूमिका कभी भी सोच नहीं सकती थी। भूमिका के मन में यही सब ख्याल चल रहे थे कि अगर अनिका को उस दिन कुछ हो जाता तो मैं उसके बच्चों को क्या जवाब देती, मैं रोहित को क्या जवाब देती, मैं पूरी फैमिली को कैसे फेस कर पाती, मैं तो फिर किसी को भी अपनी शक्ल तक नहीं दिखा पाती। यानी भूमिका के मन में यही उथल-पुथल मच रही थी। ना जाने उसके ख्याल कहां से शुरू होकर कहां पर जाकर खत्म हो रहे थे। भूमिका इन्हीं सब चीजों को सोचते सोचते भूमिका को भी खुद पता नहीं चलता कि वह सोफे पर बैठे बैठे कब से लेट गई और कब उसकी नींद लग गई, उसे भी खुद पता नहीं चला। निखिल जो अभी तक भूमिका के कमरे में प्रवेश कर चुका था, निखिल ने जब देखा कि भूमिका सोफे पर बैठे बैठे ही सो चुकी है, उसे यह देखकर काफी अजीब लगा, क्योंकि निखिल भी जानता था कि भूमिका अगर ऐसे ही सोफे पर सो जाए तो वह यहाँ पर पूरी तरह से नींद नहीं ले पाएगी। निखिल ने जब सोफे के साइज को देखा तो उसने देखा कि भूमिका तो उस सोफे का साइज छोटा होने की वजह से भूमिका सिकुड़ के सो रही थी। निखिल जैसे ही उसके करीब जाने लगा तो उसकी आंखों के सामने का नजारा और भी खूबसूरत हो जा रहा था। न जाने क्यों निखिल खुद को भूमिका के पास आने से रोक नहीं पा रहा था। भूमिका का चेहरा निखिल को साफ साफ बता रहा था कि वह कितना थक चुकी है, वह कितना परेशान हो रखी है। पिछले 2 दिनों से वह साफ देख पा रहा था कि वह कितनी ही ज्यादा परेशान थी। यही परेशानी भूमिका की थकान का कारण थी, जो उसको पता न होते हुए भी वह ऐसे ही सोफे पर सो गई थी। यह सारी बातें सोचते हुए जैसे ही निखिल भूमिका के पास पहुंचा तो उसने देखा कि भूमिका सोफे पर ही टेढ़ी गर्दन करके सो गई थी। अब निखिल कहता है, ओहो, ऐसे तो भूमिका की गर्दन में स्टेन आ जाएगा, ऐसे यह कैसे सो गई है। यहाँ पर निखिल ने यहाँ पर भूमिका को देखकर यही सब सोच रहा था। निखिल अब मन ही मन सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं इसके बेड पर उठाकर लेटा दूं? पर कैसे उठाऊं? कैसे? निखिल के मन में कई सारे सवाल उमड़ रहे थे, तो निखिल के मन में यही आया कि वह भूमिका को उठाकर उसके बेड पर लेटा देता है। लेकिन उसके इतना करीब जाते हुए यहाँ पर निखिल हिचकिचा रहा था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो उन दोनों का रिश्ता अब ठीक होने लगा था। इसलिए अब निखिल यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन अब निखिल फिर से सोचता है कि उसने अगर ऐसे ही भूमिका को यहाँ पर सोफे पर छोड़ दिया तो पता नहीं सुबह तक उसका क्या हाल होगा, और फिर यह कल अपने फिर से स्पेशल डिपार्टमेंट में नहीं आ पाएगी, और फिर इन सब के लिए वह मुझे ही ब्लेम करेगी। यहाँ पर निखिल ने मुस्कुराते हुए यह सब सोचा था। कई तरह की चीजें सोचने के बाद अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वह भूमिका को उठाकर उसके बेड पर लेटा देगा। बड़ी हिम्मत करके निखिल भूमिका के और करीब आ गया और उसे उठाने के लिए आगे की तरफ झुका। जिस तरह भूमिका सो रही थी, वहाँ पर चांद की रोशनी सीधा ही उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूरी तरह से बंद थी, जिसके ऊपर उसके बालों की कुछ लट्टें बिखरी हुई थी। निखिल ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उसकी आंखों से बालों को हटाने की कोशिश की। बड़े ही कोमल हाथों से उसने उसके बालों को उसके कानों के पीछे कर दिया, और फिर कुछ पल के लिए अब वह भूमिका के चेहरे की ओर ध्यान से देखने लगा था। इससे पहले कि वह कहीं और खो जाता, उसने तुरंत ही खुद को संभालते हुए अपने हाथों को भूमिका के कमर के दोनों तरफ फंसाने की कोशिश की। भूमिका इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब निखिल उसे इतना करीब आ गया था। हालांकि लड़ाई होने के बाद यह पहली बार था कि जब निखिल भूमिका के इतने करीब था। बड़ी ही सावधानी से अब निखिल ने भूमिका को कमर से पकड़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अपने दोनों हाथों में भूमिका को उठाकर जैसे ही वह उसे बेड की तरफ मोड़ा, एक झटका लगने से भूमिका की नींद अचानक से खुल गई थी। उसने जैसे ही आंखें खोली, खुद को निखिल की गोद में देखकर वह एकदम से चिल्ला पड़ी, यह क्या है? छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो तुम? निखिल ने जैसे ही भूमिका की तेज आवाज सुनी, बिना कुछ कहे सीधे अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ दिया। उसकी पकड़ कमजोर होने की वजह से भूमिका उसकी गोद से सीधे जमीन पर जा गिरी। नीचे गिरते ही वह जोर से चिल्लाई। उसने अपने हाथों को अपनी कमर पर रखे हुए कहा, क्या किया? यह कितनी जोर से लग गई मुझे, पता भी है तुम्हें? हद है,
मतलब यहाँ पर भूमिका का चेहरा बिल्कुल गुस्से से लाल हो चुका था। वह कहती है, तुमने मुझे सच में जमीन पर छोड़ दिया? कोई सेंसिटिवनेस है या नहीं तुम में? भूमिका ने दर्द में कराहते हुए कहा। निखिल की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, सेंसिटिव होकर भी तो मैंने सोचा तुम्हारी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी और मैं तुम्हें यहाँ पर बेड पर सुला दूं, लेकिन नहीं, तुमने ही कहा मुझे छोड़ दो। तुमसे डरते हुए मैंने भी छोड़ दिया। अब तुम्हें इसमें भी दिक्कत हो गई क्या? भूमिका, तुम्हें किसी का, तुम्हें यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा करना आता भी है या नहीं, या सिर्फ हर बार मुझ पर ही इल्जाम लगाना ही तुम्हें पसंद है? निखिल ने यह सब भूमिका की ओर देखकर कहा था। भूमिका ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी न कही थी कि मुझे नीचे गिरा दो। मैंने ऐसा थोड़ी न कहा था तुम्हें। तुम ही तो मुझे इस तरफ लेकर आए थे। क्या करना चाह रहे थे तुम? हाँ, मैं सो गई थी तो तुम कुछ भी करोगे। आधी रात में तुम यहाँ पर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? इस बात का मतलब अब मैं क्या समझूं? हाँ, भूमिका ने उसे सबकी नजरों से देखकर कहा। हालांकि ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ था कि निखिल भूमिका के इतने करीब था, क्योंकि पहले भी यह दोनों काफी करीब आ चुके थे। लेकिन अब अचानक से ऐसी नींद में जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखती है कि निखिल उनके सामने है। तो अब भूमिका बहुत ज्यादा घबरा गई थी। भूमिका की बातों को सुनकर अब निखिल अपनी सफाई देते हुए कहता है, भूमिका, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं यहाँ पर चलकर आ रहा हूँ? तुम्हारे अगेंस्ट मेरे पास क्या अब और कोई काम नहीं है क्या? मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया था, तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए आया था, क्योंकि 2 दिनों से तुम ना तो यहाँ बाहर निकली और ना ही शायद तुमने ढंग से कुछ खाना खाया और ना ही पानी पिया है। मुझे तो बस सिर्फ तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं तो इसलिए यहाँ पर आया था, पर जब यहाँ आके मैंने देखा तुम सोफे पर ही सो गई थी, इसलिए तुम्हारी गर्दन में कोई स्ट्रेच ना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें उठाकर बेड पर ही लेटाने की सोची। बताओ भूमिका, इसमें मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया? मैं तुम्हारे ही बारे में अब यहाँ पर फ्रॉड थोड़ी ना बनाऊंगा। सीरियसली, ऐसे आइडियाज आते कहाँ से हैं तुम्हें? भूमिका अब यहाँ पर निखिल ने उसे ताना देते हुए मुस्कुराकर कहा। अब भूमिका अपनी नजरें झुकाकर इधर उधर देखे जा रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे निखिल ने कोई जोक मारा था, जिस पर सिर्फ वह हंसी जा रहा था। भूमिका को अब यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके आगे अब निखिल से क्या कहे, क्योंकि यहाँ पर निखिल की कोई भी गलती न होते हुए भी भूमिका ही उस पर चिल्ला पड़ी थी। इसलिए अब वह चुपचाप अपनी पीठ सहलाती हुई खड़ी हो गई। कुछ देर के लिए उनके बीच में ऐसे ही हल्की फुल्की लड़ाई हुई थी, लेकिन अब उसकी लड़ाई की जगह एक खामोशी ने ले ली थी। अब ना तो भूमिका ही कुछ कह पा रही थी और ना ही अब निखिल कुछ कह पा रहा था। दोनों को अब समझ में आ गया था कि यहाँ पर निखिल का इंटेंशन खराब नहीं था, बल्कि वह तो उसकी मदद करना चाहता था। कुछ देर के बाद ही निखिल को अपने सामने ही खड़ा देखकर अब भूमिका पूछती है, वैसे तुम इतनी देर तक क्यों जाग रहे थे और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? अब निखिल कहता है, बस कुछ नहीं, मैं तो तुमसे बात करने के लिए आया था, यह जानने के लिए आया था कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तभी भूमिका निखिल की बात को सुनकर कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। अब वो दोनों ही जाकर, क्योंकि अब गिरने के बाद से भूमिका की भी अब नींद एकदम से टूट गई थी, अब उसे भी इतनी जल्दी नींद नहीं आने वाली थी और इसीलिए भूमिका सोफे पर जाकर बैठ जाती है और अब वह निखिल को भी कहती है, ओके निखिल, आओ बैठो यहाँ पर। अब इससे अच्छा तो बात अब ही कर लेते हैं।